हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है, समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं। 11th-12th के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बाद हम चलेंगे लक्ष्मीकांत बुक पॉलिटी की खत्म करने। तो अभी ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर वैश्वीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन, देन आपका लक्ष्मीकांत जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 11th-12th का बच्चों जो बेसिक्स है वह करना बहुत जरूरी होता है। आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की। चैप्टर नंबर 6 है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगी आज की क्लास में, एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, इसकी चर्चा करेंगे। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, भारत का पक्ष, है ना। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता कैसे शुरू हो गई, और अरल सागर का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। वैसे भी आजकल ग्लोबल साउथ बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसकी हम बात करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट जो रियो में 1992 में हुआ था, उसकी चर्चा करेंगे। एजेंडा 21 की बात करेंगे। इससे जुड़े हुए यूपीएससी ने अब तक जो सवाल पूछे हैं उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा की बात करेंगे। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ का क्या इशू है, इनमें किस तरीके से इनइक्वालिटीज है, और भी किस तरह से इश्यूज हैं, कौन देश जो है वह ज्यादा विकसित है, ज्यादा अमीर है, गरीब है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। पर्यावरण के मामले पर भारत का क्या पक्ष रहा, मतलब भारत कौन कौन सी ऐसे हम कह सकते हैं कन्वेंशन है, ऐसे कौन कौन सी ट्रीटी जिसका सिग्नेटरी मेंबर है, हस्ताक्षर करता देश है, उसकी हम बात करेंगे, है ना। बाकी हम देखेंगे कार्बन क्रेडिट का अवधारणा, और क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। 2 क्वेश्चन बेसिकली आया, 2009 में आया, 11 में आया, उसके बाद 15 में आया। सब लगभग जुड़े हुए थे इन सभी टॉपिक से। ठीक है, मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल की अलग से बात करेंगे। और यूपीएससी ने कार्बन क्रेडिट पे हाल ही में देखो 14 में भी प्रश्न आया, और 2022 में भी जो क्वेश्चन आया ग्लोबल वार्मिंग, और इस इशू को भी हम इस चैप्टर में चर्चा में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरव्यू कि हम क्लास में करेंगे क्या। कार्बन मार्केट की बात करेंगे, संसाधनों की जो एक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स का जो इशू आता है, किस तरीके से ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज का, है ना। और लास्ट में हम देखेंगे प्रश्नावली, और मैं बताऊंगी आपको एक टेलीग्राम का लिंक जिसपे आपको पीडीएफ मिलेंगे। तो चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास का चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, चलो। और ये वाला बच्चों टेलीग्राम है, आप इस पे स्कैन कर लीजिए टेलीग्राम से। ठीक है, मिल जाएगा @मंजू PW UPSC वाला टेलीग्राम लिंक है, जिसपे कि आपको क्लासेस का इंफॉर्मेशन और बाकी चीजें मिल जाती है। ठीक है, कुछ टाइम हम इस पे शुरुआत करेंगे कि आप भी अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा पाएं, ताकि एक इंटरेक्शन जो है बच्चों वह हो सके। ठीक है, तो देखो हम शुरू करेंगे। इसमें ये 4-5 टॉपिक्स बेसिकली हमें पढ़ने हैं मेन, कि आखिर एक वर्ल्ड लेवल पर जो ये मुद्दा उठा, क्या रिसोर्सेज को हम ज्योग्राफी में नहीं पढ़ सकते थे, इकोनॉमी में नहीं पढ़ सकते थे, हमने इसको पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ा, हमने इसको वर्ल्ड कि पॉलिटिक्स में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत हम यहां से करेंगे। फिर विश्व की साझी संपदा का मतलब क्या होगा, कैसे इसकी सुरक्षा हो सकती है, एंड व्हाट इज साझी संपदा, ग्लोबल कॉमन का मतलब है क्या। ग्लोबल कॉमन का मतलब है क्या, साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष जो कि हर वक्त इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन, एक या अनेक, संसाधनों की भू राजनीति, और मूल निवासी जो इंडिजिनस पीपल है। ठीक है, इंडिजिनस पीपल है, मूलवासी है, उनके क्या क्या कंसर्न्स है इस तरह की जियोपॉलिटिक्स में, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत यहां से कि ये चैप्टर आपको बताएगा कि वर्ल्ड लेवल पर चूंकि जब पर्यावरण की हम बात करेंगे, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो किसी एक देश के टेरिटोरी में नहीं घट रहे हैं, एक भू क्षेत्र में नहीं घट रहे हैं, और उसके लिए जरूरत होती है कि हम एक साथ जो है वह साथ में आए और उन मुद्दों को सॉल्व करें। एंड दैट इज एक जो वन मुद्दा है वो क्या है आपका, पर्यावरण। क्योंकि अगर हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, सो फ्रेंड्स ये ऐसा इशू नहीं है कि कोई भी देश इसको सुलझा सके। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे, एमिशंस को बढ़ाने की बात करेंगे, घटाने की, तो ये कोई ऐसा एक इशू बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक देश इसको सॉल्व कर पाए। इसके लिए क्या जरूरी होता है कि सभी देश जो है वे आपस में मिलकर साथ में आए, हम कुछ सम्मेलन करें, कुछ कन्वेंशन करें, कुछ पॉइंट्स पर हम एक तरह से एक कंसेंसस, एक जो कंसेंट है वह बना ले कि हाँ हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। हर एक देश अपने अपने कुछ लक्ष्य तय कर लेता है,
जैसे भारत ने मान लीजिए, बताओ भारत के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया? ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कि क्या प्रतिबद्धताएं हैं भारत की। अभी जो भी आप सम्मेलन और जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी कन्वेंशंस आप देखते हैं करंट अफेयर में, उसमें इंडिया का क्या योगदान है, भारत उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, ये आपका मेंस का हो जाता है कि क्या प्रयास भारत कर रहा है। प्रीलिम्स में ये टारगेटेड जो चीजें हैं वह पूछी जाती है। अगर हम शुरुआत देखें कि इस अध्याय में विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के महत्व की चर्चा है। 60 के दशक से पर्यावरण के मामले ने जोर पकड़ा, 1960 के दशक के बाद से, और कुछ पर्यावरण आंदोलनों की भी हम तुलनात्मक एक चर्चा करेंगे। विश्व की साझी विरासत मतलब ग्लोबल कॉमन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या जरूरत है, साझी संपदा किसे कहेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। भारत ने किस किस पर्यावरण संधि का पक्ष लिया, बहस में भारत का पक्ष क्या है। जैसे एक पक्ष में आपको बताती हूं, भारत ने कहा कि अगर विकासशील देश, जैसे कि हम चाइना की बात करें, वह भी विकासशील में ही आता है, चाइना है, भारत है, या फिर जो ग्लोबल साउथ या फिर दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है, जो कि जिन्हें अल्प विकसित, कम विकसित भी कहा जाता है, तो इनमें तुलनात्मक रूप से ये उतना ज्यादा औद्योगिक विकसित नहीं है जितना कि कंपेयर टू अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, है ना। तो यहां पे ये कहा जा रहा है, भारत ने इस बात का पक्ष लिया कि चाहे हम क्योटो की बात करें या फिर हम मॉन्ट्रियल की बात करें, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं और जो भी इनकी शर्तें हैं, उसमें विकासशील देशों को कुछ रियायत दी जाए, कुछ छूट दी जाए, ताकि वह अपना विकास कर सके। ठीक वही बात हो गई कि एक जगह आप देखेंगे कि इतना ज्यादा लग्जोरियस लाइफ है, उस वजह से कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, चूल्हे पे जो रोटियां बन रही हैं या फिर जो खाना पक रहा है उसकी वजह से, तो उसे बंद कर दो। आप समझ रहे हैं, एक लेवल कहा है, दूसरा मतलब कितनी इनजस्टिस टाइप की बात है कि अगर विकसित देश इस कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी को रखे कि नहीं, सभी का जो है वह समान मात्रा में उत्सर्जन कम करो, और ऐसे में एक ऐसा देश जिसके यहाँ भी शायद प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो कि वह अभी भी ईंधन जो है वह प्राकृतिक रूप से या फिर लकड़ियों पर आधारित हो, आप उसकी भी किचन बंद करा दो। तो भारत ने इस बात का पक्ष लिया कि अगर विकसित देश ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं तो वही जो है वह ज्यादा जिम्मेदारी उठाएंगे। ये कॉन्सेप्ट साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों का भी कॉन्सेप्ट हो जाता है। आया समझ में? तो बस इसी की बात हमें करनी है। और एक जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मूलवासी जो थे, है ना, उनके क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। और इसमें क्या है कि आखिर पर्यावरण का ये जो मुद्दा है ये शुरू कैसे हुआ और विश्व राजनीति का कैसे मुद्दा। अरे विश्व राजनीति का मुद्दा सिर्फ इसलिए है क्योंकि पर्यावरण और जो संसाधन है इनके इस्तेमाल के लिए, इनके उपयोग के लिए कौन कितना उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, एक ऐसी संपदा जो समुद्र के बीचों बीच है उसका उपयोग कौन करेगा, कितना हम उसका यूज कर सकते हैं, इन सभी के निर्धारण के लिए क्या चाहिए, एक जियोपॉलिटिक्स चाहिए। एक कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर राजनीति होती है। तो इसे हम राजनीति में पढ़ लेते हैं। आप कहो कि इसे भूगोल में पढ़ो, तो भूगोल में तो ये पढ़ोगे ना कि यहाँ पे इतने संसाधन है, यहाँ पे ये खनिज संसाधन है, यहाँ पे ये बाकी संसाधन है। लेकिन जब हमें एक वर्ल्ड लेवल पर, ये पॉलिटिक्स ही तो है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाकर किसी एक मुद्दे को उठा रहे हैं, राजनीति हो गई। तो भू राजनीति में इस मुद्दे का, क्योंकि अगर वैश्विक रूप से तापमान बढ़ता है तो उसका जो परिणाम है वह किसी एक देश पर नहीं होगा, पूरे विश्व के सभी देशों पर होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है वह बढ़ रही है तो सभी को समान रूप से भुगतना होगा इसको। तब इस तरह की कंडीशंस में अच्छा है कि हम सब साथ में मिलकर पहले से ही काम कर लें। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि चूंकि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए उठी क्योंकि कृषि योग्य भूमि जो है वो हमारे पास सीमित है। क्योंकि 4-5 मुद्दे बताऊं कि कृषि योग्य भूमि। अच्छा ये बताओ, आप विकास लाख कर लो, आप कृषि योग्य भूमि बढ़ा सकते हो, तो कृषि योग्य भूमि जो है वह सीमित है। और अगर कृषि योग्य जो भूमि है यह सीमित है, तब ऐसे में बच्चों, एक मिनट ना, अगर कृषि योग्य भूमि जो है वह सीमित है, तब ऐसे में क्या होगा कि उसे भी अगर आपने खराब कर दिया तब खाद्य उत्पादन गिर जाएगा।
और ये जो खाद्य उत्पादन का गिरना है ये एक देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए समस्या है, क्योंकि सभी विश्व आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जुड़े हुए हैं। इसलिए एक देश का अगर कोई कारखाना बंद होगा या फिर वहां पे खाद्यान्न की समस्या आएगी तो उससे जुड़े हुए जो भी कंट्रीज हैं, जो भी उससे लेन देन करता है, सभी पे आएगा। तो कृषि योग्य भूमि जो है वह सीमित होना, खाद्य उत्पादन जो है वह कम हो जाना, इससे एक जो परेशानी है वह आए। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आपको देखना है, आपके लिए होमवर्क है ना। तो मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े ये बताते हैं कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, क्लीन वाटर। अच्छा ये बताओ, ये हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है? राइट टू लाइफ में आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि आपको जीने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए, अगर राइट टू हेल्थ आपके लाइफ का पार्ट है, अगर राइट टू लाइफ आपको सेव करना है, आपको हेल्थ का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कुछ मामलों में, तो क्लीन वाटर जो है ये भी आपको बताना है कि कौन सा जो आपका एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि क्लीन वाटर की बात करता है। तो 17 जो डेवलपमेंट गोल है उसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं और बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर स्वच्छ पानी की कमी, और अगर देखो क्लीन वाटर जो है अगर उनके पास नहीं है, गंदा पानी वह पी रहे हैं, बीमारियां होंगी और ऐसे में स्वास्थ्य पे गिरावट आएगी, स्वास्थ्य पे खर्चा जो है वह ज्यादा आ जाएगा, डेवलपमेंट जो है वह रुक जाएगा, बहुत सी परेशानियां जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम प्राकृतिक वन की बात करें, और अगर आप प्राकृतिक वन बहुत जरूरी है, और प्राकृतिक वनों की अगर मान लीजिए कटाई हो रही है, इनको काटा जा रहा है औद्योगिकरण के लिए या फिर बाकी सब के लिए, तो एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वह बिगड़ जाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र है वह बिगड़ जाता है, जैव विविधता पर हमारा जो है वह नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो इसका प्रभाव किस पे होगा? पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक रूप से प्रभाव आएगा, पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव आएगा, है ना। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड इसके अलावा जो जैव विविधता है इसकी हानि होगी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, जैव विविधता की हानि, तो ये सारे मुद्दे सभी के लिए समान रूप से जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम देखेंगे कि आपने ओजोन गैस की अगर हम बात करें, ओजोन लेयर है ना, कहां पर होती है, किस मंडल में, बताओ जरा। तो यहां पर बच्चों ओजोन गैस की जो मात्रा है ये कम हो जाना, ये हमें सूर्य की पराबैंगनी जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो रेज है उससे प्रोटेक्ट करता है, बहुत बीमारियों से जैसे कि स्किन कैंसर से रक्षा कर रहा है। तो ओजोन गैस की अगर मात्रा जो है वह कम होगी तो ये किसी एक देश के लिए नहीं है, सभी देशों के लिए समान मुद्दा है। और ग्रीन हाउस जैसे कि फ्रिज से निकलने वाली गैस है या फिर कारखानों से निकलने वाली गैस है, धुआं, और भी बहुत सारी ऐसी जो गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो बेसिकली ज्यादा जिम्मेदार होता है ओजोन गैस के लिए, ओजोन गैस के क्षरण के लिए, है ना। तो यहाँ पर इसकी मात्रा में कमी हो जाना पूरे मानव के लिए खतरा है, पूरी मानव प्रजाति। अब कोई उसमें एक ये नहीं कह सकता कि नहीं ये पर्टिकुलर उस देश के लिए खतरा है। तो इस तरह के मुद्दों पर हम सभी को टुगेदर जो काम है वह करने की जरूरत होती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि समुद्र तलीय पर आजकल भाई सबसे ज्यादा जो मुद्दा चर्चा में है वह क्या, सी पॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो समुद्र प्रदूषण हो रहा है, सोचो अगर समुद्र प्रदूषण इतना ज्यादा हुआ, परमाणु परीक्षण भी कर रहे हो, है ना, कोई जो खनिज तेल लेकर, जो कच्चा तेल लेकर जहां जा रहे हैं उसमें किसी तरह की दुर्घटना हो गई, वो तेल फैल गया, और भी इस तरह के कई दुर्घटनाएं, और भी जो प्लास्टिक पोल्यूशन देखे, इन सभी चीजों का आपने ब्लू टैग भी सुना होगा जो दिया जाता है बीचेस को। तो इस तरह की चीजें क्या है कि ये समुद्र प्रदूषण जो बढ़ रहा है ये समुद्र के लिए खतरा है। और अगर हम मान लीजिए ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम मत्स्य की बात करें, फिशिंग की बात करें, तो अगर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आप सी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और मछलियां और बाकी जो भी है वहां पे जीव जंतु वो उस चीज को खा रहे हैं, तो आपकी आहार श्रृंखला में भी तो वो चीजें आ गई। तो चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पर्यावरण हो, पारिस्थितिक तंत्र के लिए हो, सभी चीजों के लिए अगर जो समुद्र का प्रदूषण अगर हो रहा है तो वो सभी के लिए खराब। तो यहां पर ये कहा जाता है कि ये सभी मामले जो है वह ऐसे नहीं है कि कोई एक देश के अधीन हो, तो यहां पर सभी को साथ मिलकर काम करना है, सभी को साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। और इसलिए ये जो मुद्दा है वह ज्योग्राफी इकोनॉमी का नहीं है, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा है, ये जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है। समझे इस बात को। तो देखो इसमें
एक और मैं आपको पॉइंट बताऊंगी। अच्छा, एक आओ एग्जाम्पल बताती हूँ। एक यूपीएससी ने बच्चों ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, किसी बच्चे को मिल जाए तो प्लीज आप लिख देना, है ना, कि मैम ये है इसका आंसर। देखो, अराल सी आपने सुना, यूपीएससी ने इसका जो एक पूरा डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट टाइप है वह दिया हुआ था कि ये कौन सी जो एक सागर है जो कि सूख रहा है ना, उसकी बात की थी। तो बेसिकली कहा है, अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें और कजाकिस्तान की बात करें तो ये बीच में जो अरल सी है ना, इसकी बात हो रही है। अब देखो 1960 में तो ये इस तरह से था, 71 में देखो साइड से खाली हो गया, फिर ये 76 है, 89 है, ये देखो ये 2014 का है बच्चों, और ये 2020 का है, और ये 2020 का है। तो अब देखो जो जहाज तैर रहा था वो देखो रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये बेसिकली सी है जो कि सूख गया है। तो यहाँ पर लोग जो है वह मजाक के उसमें सेंस में कहते हैं कि जितने लोग अराल सी का अध्ययन करने आए, रिपोर्ट करने आए, जैसे रिपोर्ट्स बनाने नहीं जाते कि अच्छा किसी विश्व में यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसी घटना हो रही है, हम उसको रिपोर्ट करें, हम उसको लेके रिपोर्ट बनाएं, है ना, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब इसमें यहाँ के लोग मजाक स्वर में ये कहते हैं कि जितने लोग अध्ययन करने आए हैं, अगर वो एक एक बाल्टी पानी ले आते ना तो अराल सी भर जाता। ठीक है, ऐसा इसके बारे में कहा गया। तो यहाँ पे बहुत अनुसंधान हुए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, और इसलिए कहा कि अगर अध्ययन करने आए और एक एक बाल्टी पानी ले आते तो सागर ही भर गया होता। इसका सॉल्टेशन हम कहेंगे, इतनी ज्यादा नमक की मात्रा जो है सॉल्टेट जो है वह इतना ज्यादा बढ़ गया कि पैदावार जो है वह यहाँ पे खत्म हो गई, है ना। साथ ही हम कहेंगे यहाँ पे जो मत्स्य उद्योग है, जहाजरानी उद्योग है, सब नष्ट हो गए, जो उस पर बेस थे वो सब नष्ट हो गए। और ऐसे में अराल सी इंपॉर्टेंट है, क्यों सूख गया भाई, बड़ा जरूरी है ये। अब देखो, अब नेक्स्ट हम चलते हैं और इस पे बात हम करेंगे कि इन मामलों पर वैश्विक राजनीति में चिंता क्यों है ना, इसी के आगे कुछ पॉइंट्स मैं और बता देती हूं। तो पर्यावरण की चिंता क्यों है वैश्विक राजनीति में, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता, हमने कुछ कारण उस पे समझ लिए ना, क्यों कारण हम देख चुके हैं, ठीक है, कारण देख चुके ना, जैसे कि कृषि भूमि, जैसे कि समुद्र प्रदूषण, बाकी हम वहां पे पढ़ चुके, बस मैंने एक कंप्लीट आपको फील आ जाए इसलिए यहाँ पे 2 शब्द लिख दिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कारण रहे और इन मुद्दों को सॉल्व कराने के लिए बहुत जरूरी था कि जो सभी देश है वह एक साथ आ जाए। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों इसमें कि इन मामलों का समाधान जो है वह कोई अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसलिए सब लोग जो है वह साथ में आकर करते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न पैदा हो गया कि इन संसाधनों की रक्षा कौन करेगा, इन्हें बर्बाद किसने किया और उसके लिए क्या करेंगे, कैसे हम जिम्मेदारियों को बांटेंगे, कौन नुकसान पहुंचा रहा है। प्रश्न क्या आया, कौन जो है वह इन संसाधनों को कौन हानि पहुंचा रहा है। ना समझ में आए बाद में भूल जाओ तो लिख दो संसाधन, लिख दो कि यहाँ पर संसाधन की बात हो रही है कि संसाधनों को हानि कौन पहुंचा रहा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि कौन इन्हें बचाएगा, कौन जो है वह इन्हें बचाएगा, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी किसकी है। अब जिम्मेदारी जो है वह किसकी है, ये एक प्रश्न हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन पर हक किसका है, प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार किसका है, हक किसका है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हो गए ना जिन्हें सुलझाना किसी एक के वश में नहीं था, जब सब साथ में आ जाएंगे क्योंकि मुद्दा सबसे जुड़ा हुआ था, सो दैट्स व्हाई हमें साथ आने की इसमें जरूरत है, ठीक है। अब आओ कुछ हिस्टोरिकल बातें कर ले कि कहाँ से जो चीजें हैं वह शुरू हुई। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि इसकी चर्चा ऑफिशियली किन रिपोर्ट्स, ऐसा होता है ना कि कोई एक रिपोर्ट आ गई, कोई एक जनरल आ गया, उससे जो है वह ये चीज चर्चा में आ गई, उसी की हम बात करते हैं। तो इतिहास में हम देखेंगे कि 1960 के दशक के बाद, 1960 के बाद आर्थिक विकास को लेकर एक रिपोर्ट आती है
और इस रिपोर्ट में जानते हो क्या कहा गया था कि जो आर्थिक विकास है ना ये टिकाऊ नहीं होगा, और आर्थिक विकास जो है वह पर्यावरण पर होने वाले, आर्थिक विकास वर्सेस पर्यावरण, आर्थिक विकास और पर्यावरण की जो चिंता है वह उठ गई कि आर्थिक विकास कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है वह टिकाऊ नहीं होगा। और ऐसे में एक रिपोर्ट आती है क्लब ऑफ रोम की, क्लब ऑफ रोम की, है ना, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ, हिंदी में ही लिख लो, ऑफ रोम, ठीक है। इसकी रिपोर्ट आती है 1972 और इस रिपोर्ट का शीर्षक था लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ मतलब विकास की या वृद्धि की कुछ सीमाओं की बात की गई है। लिमिट टू ग्रोथ्स की बात की गई और इसमें यह कहा गया कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। लिमिट्स में यह कहा गया कि विश्व की जनसंख्या जो बढ़ रही है, विश्व की जनसंख्या का बढ़ना है ना, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, दोहन ज्यादा होगा और प्रकृति को नुकसान होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब दोहन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोहन ज्यादा होगा, निकालेंगे ज्यादा, तो ऐसे में प्राकृतिक जो संतुलन है वह बिगड़ेगा। तो यहां पर देखो ये जो रिपोर्ट्स में बातें हैं वह कही गई। ऐसे ही हम देखेंगे यूनेप के द्वारा, है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप के द्वारा, बताओ जरा यूनेप कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जल्दी से, यूनेप कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो जो यूनेप है बच्चों, इसके द्वारा भी रिपोर्ट्स में कुछ जो बातें हैं वह कही गई, ठीक है। अब देखो इसमें 1992 में भी जो सम्मेलन हुआ, ठीक है, अच्छा खैर उसकी बात बाद में, यहाँ पे लिख लो कि यूनेप में ने भी क्या किया, पर्यावरण संबंधित समस्याओं पर सम्मेलन करना शुरू किए। पर्यावरण संबंधित समस्याएं, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं इस पर यूनेप ने भी कई क्या मीटिंग्स बुलाना शुरू किए और ये मुद्दा विश्व राजनीति का विषय बन गया। ऐसे ही अगर हम 1992 की बात करेंगे तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, है ना, पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन किया गया। पर्यावरण व विकास पर सम्मेलन किया गया, ठीक है, जिसे कि रियो डी जेनेरो में हुआ और इसे अर्थ समिट कहा गया। क्या कहा गया इसे? अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट स्लाइड पे बता देती हूँ इसको फिर से एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों हुई, इसके हमने बच्चों कुछ कारण देखे। कारण के बाद हम आए कि आखिर इन कारणों को एक आदमी के बस की बात नहीं थी, एक देश के बस की बात नहीं थी, सो सबको साथ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न उठ गए थे, कौन हानि है, किसकी जिम्मेदारी और किसका अधिकार है, ठीक है। तो 3 शब्द, हानि किसकी है, हानि कौन पहुंचा रहा है, जिम्मेदारी किसकी है और उस पर हक किसका है, अधिकार किसका है। तो इतिहास कुछ बताता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई। तो क्लब ऑफ रोम की लिमिट टू ग्रोथ, जिसने विश्व जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव की बात की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसने पर्यावरण समस्या पर सम्मेलन शुरू किए। और यूएन ने 1992 में अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन से कई जो प्रश्न है बच्चों वह आ चुके हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो पृथ्वी सम्मेलन वाली बात हो रही है ना, इसको यहां समझ लो। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, तो पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसको अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है।
पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी के समक्ष जो जो चुनौतियां आ रही थी उन चैलेंजेस से निपटने की बात जो है वह इस रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में बच्चों की गई थी। ठीक है, अर्थ समिट, पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन बेसिकली यहाँ पे हुआ था। 1987 में एक रिपोर्ट आई थी। देन नेक्स्ट है 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका कि शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हम सबका साझा भविष्य, एक साथ भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और इसमें यह कहा गया था कि आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं होंगे। टिकाऊ इन सेंस कि आगे नहीं टिकेगा ये विकास, है ना, आगे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से विकास करेंगे पहले ही मिट जाएंगे, ये विकास लंबा नहीं चलेगा। तो इसमें यह कहा गया था कि आर्थिक विकास जो है वह कैसा नहीं है, टिकाऊ नहीं है, हम इस विकास के साथ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये आवर कॉमन फ्यूचर ने कही। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एजेंडा जो 21 है ये भी इससे जुड़ा हुआ विषय था। एजेंडा 21 है ना, एजेंडा 21 आपने सुना? नहीं सुना तो आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसके बारे में। इन सभी बातों की चर्चा यहाँ पे संक्षिप्त में है, आपको इस हर एक मुद्दे को डिटेल में जानना है। यही मुद्दा आपके एनवायरनमेंट में, देखो एनवायरनमेंट में प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बच्चों ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो एजेंडा 21 इज कि रियो सम्मेलन में क्या किया गया था, रियो में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, रियो सम्मेलन में ये पेश किया गया था, और इसमें मुद्दे रखे गए थे क्लाइमेट चेंज। तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? यूपीएससी ने एजेंडा 21 का सीधा क्वेश्चन पूछा है कि ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है क्लाइमेट चेंज से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, है ना। सो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी, फॉरेस्ट्री, है ना, और वानिकी के नियम जो है वह इसमें कुछ निर्धारित किए गए थे, और इसमें यह कहा था कि आर्थिक विकास से पर्यावरण को नुकसान ना हो। एजेंडा 21 क्या कह रहा है कि विकास ऐसा हो, आर्थिक विकास जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास से पर्यावरण को हानि ना हो, और ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, धारणीय विकास, जो भी आपको लिखना है लिख लो, सतत विकास या धारणीय विकास। तो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया क्या कर रहा है? दैट इज द पार्ट ऑफ मेंस पर्सपेक्टिव। सो आर्थिक विकास, है ना, आर्थिक विकास और पर्यावरण को हानि ना हो, दोनों चीजों को ऐसे लेकर हमें चलना है। तो ये है एजेंडा 21। इसके अलावा बच्चों एक और इसमें एक और प्रश्न उठा, एक और प्रश्न उठा, एंड ये जो प्रश्न था ये इससे जुड़ा हुआ था। अब देखो इसमें ये पूरा आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है ना। अब देखो हम सभी को पता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या होता है? 0 डिग्री जो आपका इक्वेटर लाइन है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन इसमें प्रॉपर उस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है ना। इसमें प्रॉपर उस चीज को फॉलो नहीं किया गया है, बल्कि इसमें बांटा गया है ये देश को। जो ये ब्लू वाले हैं बच्चों, इसे हम कहेंगे, ठीक है, नॉर्थ, और जो रेड वाला है ये है आपके साउथ के कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध के जो देश है वे ज्यादा विकसित है। ठीक है, जो ये ब्लू वाले देश है जिसे कि उत्तरी गोलार्ध कहा जा रहा है, अगर उत्तरी गोलार्ध के देशों की बात करें तो ये देश कैसे है? विकसित है, अमीर देश है। ये कैसे देश है बच्चों? विकसित है, अमीर है, इनके पास संसाधन जो है वह ज्यादा है, ये ज्यादा लग्जोरियस जो चीजें हैं वह रख रहे हैं, और इस वजह से इनके यहाँ का जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वह ज्यादा है। वह किससे ज्यादा होगा? अगर हम कहें ई वेस्ट,
ई कचरा, ई कचरा गरीब के यहां से निकलेगा या फिर ई कचरा जो है, देखो बहुत सिंपल है कि आप कह ई वेस्ट बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, तो ई वेस्ट किसी गरीब के घर से निकल रहा है क्या? या फिर ई वेस्ट जो है वह किसी अमीर के यहां से निकल रहा है कि भाई अब नए आईफोन की सीरीज आ गई या फिर अब नए गैजेट्स आ गए, वो सारे लेने, पुराने आपके यूज के नहीं रहे। तब ऐसे में इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़े से अमीरों के चोचले वाली बात हो गई। सो सेम वही बात है कि उत्तरी गोलार्ध के जो देश है, अगर वह अमीर देश है, अगर वह विकसित देश है, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, इंडिया या ये जो विकासशील देश है, इनमें जितनी भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी आती है वो सब कहीं ना कहीं पुरानी इन देशों से आती है। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कि क्या ये कंट्रीज डंपिंग कंट्रीज है, कि जो चीजें मान लो जैसे आप देखेंगे कि पुरानी गाड़ी है, अब ये पुरानी गाड़ी जो है वह ज्यादा पोल्यूशन करेगी, तो पुरानी गाड़ियां यहां नहीं चल रही हैं, वो गाड़ियां कहां आ जा रही हैं? या फिर जो नई टेक्नोलॉजी है या फिर जो नए कंप्यूटर्स है या जो लैपटॉप्स है, अमेरिका जब 7G को हटाने की बात करता है, हम 5G और 6G को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सोचो टेक्नोलॉजी में कितने पीछे है। भले हम विश्व पर उभरते, लेकिन ये सच्चाई है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जब हम ई-वेस्ट की बात करेंगे, हमें बहुत सीधा अंतर देखने को मिल जाता है। तो यहां पर क्या है कि उत्तरी गोलार्ध के या फिर ग्लोबल नॉर्थ का जो कॉन्सेप्ट है ना, उत्तरी गोलार्ध के जो देश है, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ है, नॉर्थ से केवल आएगा नहीं, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ के जैसे कि अमेरिका है, कनाडा, यूरोप है, रशिया है, ठीक है, ये देश इसमें आ जाएंगे। इवन ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड जैसे देश भी समटाइम्स इसमें काउंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी गणना विकसित देशों में की जाती है। अब देखो ग्लोबल नॉर्थ इन द सेंस, ये मत सोचना कि 0 डिग्री से बांटा है, वो ज्योग्राफिकल डिवीजन आपका अलग होगा। तो यहां पर क्या है बच्चों कि जब हम ग्लोबल साउथ, आजकल बड़ा चर्चा में है, ग्लोबल साउथ को लेकर इंडिया ने भी कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर इस बार यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन भी ग्लोबल साउथ से जो है प्रीलिम्स में पूछा है ना, अगर आपको याद आए या फिर थोड़ा सा सर्च करके कमेंट में बताइएगा। सो ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ ऐसे देश शामिल है, और इन देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य के संकेतक जो है उसके संदर्भ में काफी असमानताएं हैं, काफी इनइक्वालिटीज है, और ऐसे में ये कहा जाता है, देखो अब मेन मुद्दा पे आओ। मेन मुद्दा ये है कि अब जो ऊपर वाले देश है इनकी चिंता क्या है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध वाले जो देश है इनकी चिंता होगी क्या, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ठीक है, ओजोन गैस, ओजोन परत इनकी चिंता है, ग्लोबल वार्मिंग इनकी चिंता है। और वहीं बच्चों जब हम ग्लोबल साउथ की बात करेंगे, दिख रहा है ये कलर, नहीं दिख रहा है ना, चेंज कर ले। तो यहां पर बच्चों जब हम बात करेंगे ग्लोबल साउथ की या फिर जो दक्षिण गोलार्ध के देश हैं, इनकी जानते हो चिंता क्या है, आर्थिक विकास करना। ठीक वही बात है कि जैसे आपके पास सब कुछ है तो आपको डिप्रेशन आ रहा है, उस गरीब से पूछो जिसके पास केवल रोटी कमाने की चिंता, उसको डिप्रेशन नहीं आ रहा, वो अपना काम कर रहा है, उसको नहीं पता डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर वही बात होगी, एक की चिंता दूसरी है, उसकी चिंता इसलिए है क्योंकि उसकी परिस्थितियां दूसरी हैं, उसको ना ही अपने स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन करनी है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है उसके लिए, अच्छी फैसिलिटीज है, पैसा है, अमीर देश है, सुविधाएं हैं, रिसोर्सेज हैं, तब ऐसे में उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाना, सारी चीजें, लाइफस्टाइल अच्छी मिल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्लोबल साउथ आर्थिक विकास, लेकिन ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो इनकी चिंता आर्थिक विकास है। हाँ, आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण का जो प्रबंधन है ये भी एक वन ऑफ इनकी चिंता है, बट मेन चिंता तो आर्थिक विकास की। अब जो आर्थिक विकास में आगे निकल चुके हैं, जिनमें औद्योगिकरण ठीक तरीके से हो चुका है, अब वो देश ये कहते ठीक वही बात है ना कि जो परमाणु शक्ति संपन्न हो गया, अब वो बाकी सब पे परमाणु अप्रसार संधि को थोप दे, भारत क्यों नहीं साइन करता, यही तो कारण है। तो यहां पर क्या है बच्चों, ये एक तरीके से पक्षपाती रवैया हो गया। तो चूंकि कहा जाता है कि ग्लोबल साउथ जो है यहां पर विकास की मांग ज्यादा है, विकास की मांग कैसी है, ज्यादा है, और इसलिए इन पर प्रतिबद्धताएं कम लगनी चाहिए, इन पर प्रतिबद्धताएं जो है वह कम हो, है ना। और प्रतिबद्धताएं ज्यादा किस पे हो, जो ऑलरेडी जो है वह डेवलपमेंट कर चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके यहां हो चुका है। तो पर्यावरण का एजेंडा बेसिकली अलग अलग है। बेसिकली क्या है, पर्यावरण का
जो एक एजेंडा है वो अलग अलग है। फॉर उत्तरी गोलार्ध के देश या अमीर देश एंड दक्षिणी गोलार्ध के देश गरीब देश या विकासशील कह लो या अल्प विकसित कह लो। तो पर्यावरण का एजेंडा इन दोनों के लिए अलग अलग होगा, होना भी चाहिए। भारत इसी चीज का पक्षकार है। ठीक है, तो विकासशील या कम विकसित देश जो है ये ग्लोबल साउथ में आएंगे बच्चों। चलो अच्छा, मैंने आपको भी बताया, क्वेश्चन को देखो जरा, ये 2016 का प्रश्न है। सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक वैश्विक थिंक टैंक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, वैश्विक जो थिंक टैंक है इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, और सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है। तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, आपको बताना है कौन सा जो है वह सही है। तो यहां पर हमने क्लब ऑफ रोम की बात की 1972 में, है ना, क्लब ऑफ रोम। तो क्या क्लब ऑफ रोम ने पहली बार दिया था कि एसडीजी तो बहुत बाद में, पहले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, है ना, फिर उसके बाद वो चेंज हुए। तो 1972 में इसका इंट्रोडक्शन नहीं है। तो यहाँ पर सही पूछा है, कौन सा सही है? तो केवल जो सेकंड है वह सही है कि आपको जो सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी 17 है, ये 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 2030 तक हमें प्राप्त करना है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसा देखो, इसमें दो बातें हैं शामिल, एक तो पर्यावरण और दूसरा फ्यूचर जनरेशन। इसमें कहा जाता है कि विकास ऐसा हो कि पर्यावरण जो है वह नेगेटिव रूप से, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो जाए पर्यावरण। और दूसरी बात ये कही जाती है इसमें कि जो मौके आज आपके पास हैं, आने वाली पीढ़ियों के पास भी उतने विकास के अवसर होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपने विरासत में कार तो छोड़ के जा रहे हो, पेट्रोल तो पूरा पी के जा रहे हैं। मतलब सारा अगर आपने पेट्रोल का दोहन कर लिया, बचा ही नहीं है धरती में। और पेट्रोलियम और ये सब ऐसे आप देखेंगे रिसोर्सेज है, नॉन रनेबल रिसोर्सेज हैं, बहुत जल्दी जो है इनका पुनर्भरण नहीं होने वाला। तब ऐसे में 1000 वर्ष देखेगी क्या पीढ़ी, 1000 वर्ष देखेगी पीढ़ी। तो यहाँ पे ऐसा विकास जो पर्यावरण को ध्यान रखे, ऐसा विकास जो सस्टेन कर जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो यहाँ पर मोड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट मीट करंट डिमांड विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड प्लस एनवायरमेंट। देखो इस तरह की बच्चों, ये तो टैगलाइंस कहूंगी मैं। सो एनवायरमेंट एंड फ्यूचर जनरेशन की डिमांड से कॉम्प्रो किए बिना वर्तमान जो नीड है वह आपकी पूरी हो जाए। आया समझ में? आ गया समझ में? तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है ना। हमने ग्लोबल साउथ नॉर्थ की बात कर ली, काफी मुद्दों को समझ लिया। चलो अब हम चलते हैं आगे। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, सेकंड है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन का मतलब क्या हो गया? साझी संपदा ग्लोबल कॉमन दैट मीन्स जिस पर सभी का अधिकार हो, है ना। ग्लोबल, जैसे कि हम एक संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार अगर ये है तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि छत उसका है, टेरेस किसी का है, कुआं किसी का है, किचन किसी की है। तो साझी संपदा दैट मीन्स जिस पर किसी एक का अधिकार जो है वह तय ना हो। जैसे कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस है या फिर उसका वेटिंग एरिया है या फिर कुछ भी है, तो उस पर सभी का अधिकार है, कोई एक व्यक्ति उस पर दावा नहीं ठोक सकता। ठीक वैसे ही जब हम ग्लोबल कॉमन की बात करेंगे, सो ग्लोबल कॉमन का मतलब हुआ साझी संपदा, मतलब उन रिसोर्सेज, उन संसाधनों की बात की जा रही जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार है। और यहां पर समुदाय का मतलब है पूरा विश्व। अब देखो जैसे कि मान लीजिए अंटार्कटिका है, किसी के टेरिटोरी में नहीं आ रहा, बट उसका साइंटिफिकली बहुत सारी रिसर्चर के लिए बड़ा ही महत्व, वैज्ञानिक रूप से बड़ा महत्व है उस जगह का, क्योंकि वहां का जो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो पूरे विश्व के क्लाइमेट चेंज जो है उसका एक पैटर्न देखा गया है। और बहुत सारे ऐसे अनुसंधान कि सभी का वहां पे है, एक अनुसंधान अपना अपना लैबोरेटरी है, भारत ने भी कई स्थापित किए। तो यहाँ पर ये क्या है कि वहां पे रिसर्च करने की अनुमति सभी, किसी की बापोती वो बेसिकली नहीं है ना। सो संयुक्त परिवार का जैसे चरागाह है, मैदान है, कुआं है, नदी है। अब नदी पे कोई ये कह दे कि नहीं ये उसकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो इस तरह के विवाद होते रहते हैं, जैसे अब कावेरी चल रहा है, ट्रिब्यूनल भी नहीं सुलझा पा रहा, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी इस चीज को ये नहीं कहेगा कि उस राज्य का है, ये पूरे राष्ट्र की संपदाएं होंगी। इस तरह से बेसिकली प्राकृतिक संपदाएं किसी एक राज्य, किसी एक क्षेत्र की नहीं है, वो
राज्य की मतलब एक तरह से राष्ट्रीय चीजें उसको घोषित किया। सो यहाँ पर क्या मतलब है कि इस तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र जब एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे, अब ये नहीं कि भाई पाकिस्तान आके कहे या फिर चाइना आके कहे कि नहीं हम तो भारत में ही नेचुरल रिसोर्सेज जो है यहीं से लेके जाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार है, तो जो टेरिटोरी में आ रहा है उसकी बात नहीं हो रही, जो टेरिटोरी में नहीं आ रहा है उसकी बात हो रही है। जैसे कि अब ओजोन छिद्र की हम बात करें, है ना, ओजोन होल की बात करें कि अब सभी को कोशिश करनी है। तो ऐसी चीजें, कुछ ऐसे हिस्से हैं विश्व में तमाम जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, वो उसकी टेरिटोरी में नहीं है। 20 समुद्र की बात करें, वहां पे आपको कोई रिसर्च करनी, वहां पे कुछ आपको करना है, तो वहां पे किससे परमिशन लेनी होगी, वो किसके अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। बस इसी के लिए तो जियोपॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि ये मुद्दा जो है वह आ जाता है, रिसोर्स पॉलिटिक्स हो जाती है। सो इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाना चाहिए और इन्हें वैश्विक संपत्ति जो है वह कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल कॉमन में एक बात क्या कॉमन हो गई, ग्लोबल कॉमन दैट मीन्स पूरे समुदाय के लिए हो, पूरे समुदाय का अधिकार हो। अब पूरे समुदाय का अधिकार है तो यहां पर प्रबंधन का अधिकार भी सबका होना चाहिए। ठीक है, प्रबंधन का अधिकार भी सबका होना चाहिए। और इस संपदा को हम विश्व संपदा भी कह सकते हैं, इस संपदा को हम क्या कह सकते हैं, विश्व संपदा भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की बात, तो वायुमंडल पे कौन दावा ठोकेगा, वायुमंडल, है ना, फॉर एग्जाम्पल वायुमंडल। तो इस तरह के अधिकार क्या है कि ये विश्व अधिकार हो गए। सो चाहे वायुमंडल हो, चाहे अंटार्कटिका की बात करें या फिर समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष की बात करें, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जा रहा है, मानवता की साझी विरासत है। सो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर होती है, लेकिन कुछ समझौते फिर भी किए गए, चाहे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें। तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल है, जैसे कि अगर हम मॉन्ट्रियल देखें, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स क्या है, इस तरह के प्रोटोकॉल सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे कि सभी लोग जो है वह इस समझौते का हिस्सा बने। तो क्या है कि पारिस्थितिक से जुड़े हर मसले के साथ साथ बड़ी समस्या यह है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य समय सीमा को लेकर मतभेद रहा एंड सर्वमान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल रहा। लेकिन ठीक है, इस सभी के बावजूद भी ये ऐसी साझी संपदा है, साझी विरासत है कि इन पर सभी का जो अधिकार है वह होना चाहिए। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो भी काम हो रहे हैं वह वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी हो। ठीक है, भावी पीढ़ी के लिए भी वो सारी चीजें अवेलेबल हों। अच्छा, इसमें देखो एक और वर्ड है, साझी संपदा को अलग से आगे समझाया गया है, इसको हम यही पढ़ लेते हैं। साझी संपदा मतलब किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, और इसके पीछे मूल तर्क ये भी है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर, ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर, रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होगा। समूह के हर सदस्य मतलब विश्व के हर देशों की बात हो रही, क्योंकि ये जो मुद्दा है वह रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स को लेकर है। सो समान अधिकार होंगे लेकिन समान उत्तरदायित्व भी निभाने होंगे। जैसे कि, है ना, तो जैसे कि आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि, पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट समेत कई कारण पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उनकी गुणवत्ता कम हो रही है। ये बताओ कि अगर इतना ज्यादा जो सी है वह पॉल्यूटेड हो जाएगा कि हम उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन भी मान लो ना कर पाए, कितनी बड़ी समस्या है। और ये किसी एक देश के लिए होगी या संपूर्ण विश्व के लिए होगी? डेफिनेटली संपूर्ण विश्व के लिए होगी। तो अगर ये मुद्दा उठ रहा है, ये कंसर्न होगा, तो ये पूरे ये ग्लोबली एक इशू बनेगा, ना कि किसी एक देश का। सो यहां पर साझी संपदा अगर है, सभी के समान अधिकार है, सभी के समान उत्तरदायित्व है ना, साझी संपदा, साझी संपदा है जो कि बात करेगा समान अधिकार की। 3-4 वर्ड से याद रख लो, समान अधिकार, समान उत्तरदायित्व, समान अधिकार, समान उत्तरदायित्व मतलब सभी की जिम्मेदारियां होंगी। तो अगर इसकी गुणवत्ता में ह्रास होगा या कमी होगी, नेगेटिव रूप से इंपैक्ट होगी, है ना, तो यहां पर
क्या करने होंगे? उपाय सभी को करने होंगे। उपाय क्या करने होंगे? सभी को करने होंगे। तो जो विश्व की संपदा होगी, है ना, उसको, उसका संरक्षण का काम सभी का होगा बेसिकली। इसलिए इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कृषि योग्य भूमि में कमी आती है, किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बड़ी सबकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो कुछ और पॉइंट्स हम आगे पढ़ते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, है ना, साझी परंतु अलग अलग, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड ठीक है, कॉमन बट डिफरेंट। अच्छा देखो, इसका मेन मतलब ये है बच्चों, मेन मतलब इसका ये है कि सभी को इसमें साझा तो करना है, पर अलग अलग रूप से, है ना। जैसे कि सभी की जिम्मेदारी होगी कि जो अपना घर है या फिर जो अपनी जगह है उसको साफ रखे, पर ज्यादा जिम्मेदारी किसी एक की तय कर देना। बस वही बात है कि अगर वैश्विक रूप से जो ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ का हमने जो कॉन्सेप्ट समझा, ठीक वही बात हो रही है ना। आपने सही समझा, जिन बच्चों को समझ में आया कि यहां पर हम साझा परंतु साझी परंतु अलग अलग, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, है ना। तो यहां पर देखो, इसका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का पहला कॉन्सेप्ट ये होगा। अब देखना, विकासशील और विकसित देश साथ में किस तरीके से इसका निर्वहन करेंगे उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर हम विकसित देश की बात कर ले, एक तरफ थोड़ी सी चर्चा, विकसित देश, ठीक है, और विकासशील देश, विकसित देश और विकासशील देश। अब यहां पर विकसित देश क्या कर रहे हैं, विकसित देश क्या कर रहे हैं और उनका सोचना क्या है। वही बात है कि एक व्यक्ति ज्यादा अपने लिए अधिकारों की मांग करता है, पर उत्तरदायित्व वो ज्यादा उस मात्रा में निभाना नहीं चाहता जिस मात्रा में उसे अधिकार चाहिए। उसे केवल और केवल अधिकार पसंद है, उत्तरदायित्व नहीं। ये मानव का नॉर्मल स्वभाव भी है। हम और आप भी अगर देखें तो हम उस हिस्से को चुनेंगे जहां पे अधिकार ज्यादा हो पर करना कुछ ना पड़े। लेकिन भाई साहब, अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं। हमारे संविधान में अगर मूल अधिकारों की बात की गई है तो मूल कर्तव्यों की भी तो बात की गई है ना। तो यहां पर ये सारी बातें, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि अगर आपने अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाया है तो आपका अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यूपीएससी एक ऐसे पूछता है जिसमें कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बिना उत्तरदायित्व के अधिकार निरंकुशता और बिना अधिकार के उत्तरदायित्व, शायद शून्यता वर्ड था, है ना, या फिर उदासीनता वर्ड था। हाँ, उदासीनता लाते हैं। अधिकार मिले तो कुछ उत्तरदायित्व भी तो तय कर दिया जाए। और उत्तरदायित्व अगर मिले, केवल उत्तरदायित्व नहीं कि अधिकार भी तो मिलना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अपने वुमेन सोसाइटी में जोड़ो इस चीज को कि महिलाओं को अधिकार ज्यादा मिले या उत्तरदायित्व ज्यादा मिला। पुरुषों की बात करेंगे तो अधिकार ज्यादा मिले या फिर उत्तरदायित्व, है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि समाज में बैलेंस होने की जरूरत है। इस बार फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा। सुनो, ये सारे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, मैं क्या करूं कि लिंक बन रही है। उसमें फिर से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, सोसाइटी वाले सेगमेंट में आप देखेंगे। अच्छा, ऐसे में क्वेश्चन था ये बेसिकली। उसमें ये पूछा था कि पुरुष और स्त्री, है ना, अगर आप मेल फीमेल की बात करें तो दोनों से जो आपने ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर लिया है कि पुरुषों के लिए अगर आपने ज्यादा जिम्मेदारियां रख दी हैं, औरतों पर ज्यादा बंदिशें बना दी हैं, तब ये दोनों ही चीजें हमारी सोसाइटी को नीचे ले आएंगी। ये एक इक्विटेबल, जो एक हम कह सकते हैं विभाजन नहीं है, एक समान विभाजन नहीं है। तो इस तरह की चीजें सोसाइटी को खराब करेंगी, है ना। तो ये यूपीएससी का आप देख लीजिएगा ऐसे। अब देखो, विकसित देशों का बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट है। विकसित देशों ने तर्क दिया कि पर्यावरण संरक्षण में
पर्यावरण संरक्षण में हर देश की बराबर जिम्मेदारी, हर देश की बराबर जिम्मेदारी। बराबर क्यों? जब तुम ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो। अब ठीक वैसे ही एक साइकिल वाले से कह दिया जाए कि भाई तुम साइकिल भी मत चलाओ क्योंकि इससे जो ट्रैफिक है वह बढ़ रहा है, और जिसके पास 4 कार है उससे कुछ नहीं कहा जा रहा। तो यहाँ पर ये जो अनइक्विटेबल चीजें समाज में दिखती है, गलत भी लगती है ना, अन्यायपूर्ण लगती है। तो अब विकसित देश ये तर्क दे रहा है कि अगर पर्यावरण संरक्षण करना ही है तो सभी देश साथ में आओ ना, एक देश जो है वह ज्यादा क्यों करे। तो यहाँ पर इन्होंने विकास ज्यादा कर लिया, कार्बन एमिशन जो है वह ज्यादा कर रहे हैं, और भी ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, पोल्यूशन ज्यादा फैला रहे हैं। बट ये कहते हैं कि नहीं, सभी जो है वह समान रूप से कम करे। तब आप देखेंगे अमेरिका कई बार कई समझौतों से बाहर हो गया। आप डोनाल्ड ट्रंप के समय का अगर देखेंगे तो कई से एग्जिट उसने कर लिया, कई तरह के प्रोटोकॉल, कई तरह की जो ट्रीटीज है स्पेशली एनवायरमेंट चीज़ों से, कि उसने बाहर कर लिया खुद को अमेरिका ने, कि नहीं हम इस चीज़ को बाध्यताओं को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकसित देश ये तर्क दे रहे कि बराबर बराबर जिम्मेदारियां होनी चाहिए। अब विकासशील देश जो है ये क्या तर्क दे रहे हैं? इनका तर्क है कि विकसित देशों ने ज्यादा प्रदूषण, पारिस्थितिकी को हानि पहुंचाई है। पारिस्थितिकी वर्ड देख लेना, थोड़ा सा टफ लगता है लिखने में। पारिस्थितिकी को ज्यादा हानि पहुंचाई है। अब ज्यादा हानि पहुंचाई तो ज्यादा भार भी वहन करे, ज्यादा हानि पहुंचाई इसलिए भरपाई भी ज्यादा करे। इसलिए मानेगा इस चीज को अमेरिका और भी इस तरह के देश, इसलिए भरपाई ज्यादा करे। वो तो बराबरी की बात कर रहा है ना इस चीज में। साथ ही इसमें यह कहा कि जो विकासशील देश है वो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दूसरा तर्क क्या है कि जो विकासशील है उसमें अभी औद्योगिकरण हुआ नहीं है, उस प्रक्रिया में है, दौर में है। प्रक्रिया पे ही रोक लगा दोगे क्या? तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए प्रतिबंध ना लगाए जाएं। इसलिए आ रहा है समझ में? इसलिए प्रतिबंध ना लगाए जाएं। ठीक है, अब देखो, और इसमें यह कहा जाता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय रूप से कोई नीति बनती है, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, मॉन्ट्रियल हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, उन सभी में कुछ बाध्यताओं से विकासशील देशों को क्या रखा जाए? मुक्त रखा जाए। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि विकासशील देशों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। क्या कहा जा रहा है इसमें? कि जरूरतों विशिष्ट जरूरतों का, विशेष शब्द भी ज्यादा सही है, कि विकासशील देशों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नीतियां बनाई, इस बात को इंश्योर करेंगे कि विकासशील देशों की विशेष जरूरतें क्या है, और चूंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो इन पर जो प्रतिबंध है अनावश्यक रूप से ना लगाया जाए। विकसित देशों ने ज्यादा पोल्यूशन किया तो ये भरपाई ज्यादा कर दे, इतनी सी बात है। अब लेकिन देखो 1992 में अब इस सिद्धांत को माना कहां गया? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन था, अर्थ समिट हुआ था, जिसकी चर्चा हम पहले कर सके, जिसमें एजेंडा 21 इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इस पृथ्वी सम्मेलन में यह कहा गया था इसकी साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। वही जो हमारा पैराग्राफ है, साझी पर अलग अलग जिम्मेवारियां, ये सिद्धांत को माना गया। और इसमें बेसिकली ऑफिशियली इस बात को स्वीकार किया गया कि हाँ, अगर विकसित देशों ने ज्यादा तबाही मचाई है तो विकसित देश इसकी जो भरपाई है वह ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही इसके आगे की हम बात देखें कि यहां पे बच्चों जो ये रेड है ना, उत्तरी गोलार्ध, ग्लोबल साउथ,
ग्लोबल साउथ इन देशों के समूह को कहा जा रहा है। फिर से ध्यान से सुनो, ग्लोबल साउथ इन देशों के समूह को या दक्षिणी गोलार्ध के देश जो कम विकसित है या जो विकासशील है या अल्प विकसित, इनको कहा जा रहा है। ठीक है, उन देशों की मैं अभी बात कर रही हूं जिसे हम विकासशील कह रहे हैं कि ये अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से है, ये अभी। लेकिन आलोचकों ने यह कहा कि औद्योगिकरण चूंकि इतना तेजी से हो रहा है कि बहुत जल्द इनको भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो औद्योगिकरण की अभी प्रक्रिया जो है वह चल रही है, इसलिए अनावश्यक प्रतिबंध ना हो, इनकी जरूरतों का ख्याल रखा जाए। आगे ये कहा जाता है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वह ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो कि हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ओजोन की परत में छेद के लिए जिम्मेदार है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इन सब के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम है, कंपैरेटिवली तो बहुत कम है। उत्सर्जन क्या है? कम है। ठीक है, तो इसलिए यह कहा जाता है कि अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने से जुड़ा हुआ है, तो क्योटो प्रोटोकॉल विकासशील देशों पर बाध्यता ना लगाए, तो क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता ना हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो रियो घोषणा पत्र ये कहता है, अब देखो बच्चों, चूंकि जब हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करेंगे, अमीर विकसित देश जहां पे औद्योगिकरण की प्रक्रिया से ये गुजर चुके हैं ऑलरेडी और सब इनके यहाँ प्रॉपर चीजें हो चुकी हैं, ऐसे में ग्लोबल नॉर्थ हम देखेंगे कि ये जो है वह ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस है ना, GHG समझ जाना, ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है वह कैसे कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू विकासशील देश, और ऐसे में इनकी जिम्मेदारियां जो हैं वे ज्यादा हों। आया समझ में? ठीक है, तो UNFCCC ने 1992 में इस बात को स्वीकारा। UNFCCC ने 1992 में इस बात को स्वीकारा कि जो जिस अनुपात में एमिशन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, उसी अनुपात में वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए। तो UNFCCC 1992 में ये बात कही गई कि देश अपनी क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां निभाए, अपनी क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां निभाए। आया समझ में? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि ग्लोबली जो इस तरह के समिट्स हुए बच्चों, उसमें इस चीज को माना गया कि नॉर्थ और साउथ के जो देश है उसमें चूंकि, अच्छा, रियो घोषणा पत्र में भी ये कहा गया कि एक विश्व बंधुत्व की भावना से, रियो घोषणा पत्र का एक शब्द याद रखो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन की बात हो रही है, उसी को शॉर्ट में रियो घोषणा कहा जा रहा है। तो रियो घोषणा में कहा कि विश्व बंधुत्व की भावना से इस समस्याओं का सुलझाव किया जाए, विश्व बंधुत्व की भावना से समस्या को सुलझाया जाए। विश्व स्तर पर जो भी समस्या हो रही है, रियो घोषणा पत्र में यह कहा गया कि धरती के पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता, गुणवत्ता, सुरक्षा, संरक्षण के लिए विश्व बंधुत्व का भाव एक होना चाहिए। तो ये थी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ठीक है, साझी परंतु अलग अलग। आया समझ में? हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। वो इस चीज को मानते ही नहीं कि विकासशील देशों में पर्यावरण वैसा नहीं खराब हुआ जितना कि हमने कर लिया। सो ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। ऐसे कैसे हो? दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क क्या है कि विश्व के पारिस्थितिकी को नुकसान ज्यादातर विकसित देशों ने पहुंचाया और इसलिए उन्हें नुकसान की भरपाई जो है वह जिम्मेदारी वो ज्यादा उठा ले, है ना। तो यहां पर यह बात जो है वह कही गई और पर्यावरण कानून का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाए। और इस सम्मेलन को 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में साझी लेकिन अलग अलग जो जिम्मेदारियों का सिद्धांत है ये कहा गया। आ गया समझ में? अब हम चलते हैं पर्यावरण के मामले पर भारत का क्या पक्ष है। अच्छा, लेकिन उसके पहले एक बात और देख लो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं कुछ, है ना। अब देखो, रिसेंटली आप देखेंगे कार्बन क्रेडिट की बात हुई, कार्बन क्रेडिट, है ना। तो कार्बन क्रेडिट को लेकर जो प्रश्न है वह कई बार आए,
मेंस में भी क्वेश्चन आया। ठीक है, अब देखो 2009 में प्रश्न आया कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे उत्पन्न होती है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो, मॉन्ट्रियल या G8? आंसर लिखा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है ये आई। क्या है अभी हम समझते हैं। 2011 में फिर प्रश्न आया था कि कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल से संयोजन से आई। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उस उत्सर्जन को नीचे ले आते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य CO2 उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय UNDP के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। क्या आंसर होगा इसका? कार्बन क्रेडिट क्या है? क्या आंसर होगा इसका? आप बताएंगे इसमें से सही क्या नहीं है। इसके अलावा देखो 2015 में क्वेश्चन आया, निम्न में कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से बाहर निकालने के लिए फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? ब्रेटन वुड्स है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो है या फिर नागोया है? नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता, है ना। मॉन्ट्रियल की हमने बात की, मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है? अब देखो ओजोन का अपक्षय करना, ओजोन का अपक्षय कौन करेगा? ग्रीन हाउस गैसेस करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उससे संबंधित है। अब जैसे आपने वियना कन्वेंशन सुना होगा, वियना कन्वेंशन भी ओजोन से संबंधित है, देख लीजिएगा एक बार वियना कन्वेंशन। सो मॉन्ट्रियल की हम बात करेंगे कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया और इसमें फ्लोरोकार्बन है उसकी खपत और उत्पादन के नियंत्रण के लिए बातचीत की गई। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, बार बार आ रहा, तो UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी है। अच्छा ये बताओ कि बाध्यकारी है या फिर बाध्यकारी नहीं है? बहुत कम ऐसे समझौते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी है, ध्यान रखना इस बात को। बहुत कम ऐसे समझौते मिलेंगे जो कि बाध्यकारी होंगे, समझ रहे हो। बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैसेस, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रख लो, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस, मॉन्ट्रियल जो है वह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इससे जुड़ा हुआ है। इसके उत्सर्जन में कमी से संबंधित है क्योटो की बात करेंगे तो 97 में जो है इंट्रोड्यूस होता है, 2005 से जो है वह प्रभाव में आया था। एक PYQ देख लो इससे संबंधित, कार्बन क्रेडिट से संबंधित 2014 में फिर प्रश्न आया। 2014 में आप सोचो कि नहीं 2009 2011 के प्रश्न को अभी करने की, अरे प्रीलिम्स में जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो इंपॉर्टेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट थे। समटाइम्स आप प्रीलिम्स का पार्ट मेंस में देख लेते हो, मेंस का पार्ट प्रीलिम्स में देख लेते हो, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे दोनों में, मेंस और प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से कर लिया करो। ये मत सोचा करो कि नहीं ये तो मेंस का है, नहीं ये तो प्रीलिम्स, ऐसे कुछ मत सोचा करो, ठीक है। तो देखो ना, अब फिर से आप देखोगे कि क्योटो की बात कहाँ की जा रही है, फिर से 2022 में भी की जा रही है। तो जो चीजें चर्चा में हैं वो 10 बार पूछी जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कीजिए, वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभाव को बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल 97 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम करने के लिए क्या उपाय किए गए? तो बस यही बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो क्या क्या भारत ने इसमें क्या प्रतिबद्धता, जैसे कि 2030 तक, 50 तक या फिर 70 तक जो भी भारत ने लक्ष्य रखे वो लक्ष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बताइए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। सबसे पहले बताओ कि वैश्विक रूप से जो ताप वृद्धि हो रही है ये ग्लोबल वार्मिंग है। इससे एक दो लाइन में बता दो कि इससे ये जो है वह प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जो एरिया है वह सबमर्ज हो जाएंगे, और भी कई बातें हैं ना। क्या कार्बन क्रेडिट का मूल्य भारी गिरावट के बाद जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र को बनाए रखा जाना चाहिए? आर्थिक विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में भी बात कीजिए। ये 2014 का प्रश्न है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कार्बन बाजार की बार बार बात हो रही है, क्या है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ इसको क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना। अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है। इसमें हम पढ़ते हैं कि भारत ने कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां थी, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, और स्पेशली इसको आपको करंट ओरिएंटेड होकर बढ़ना है कि रिसेंटली आप देखते हैं करंट में जो साल 6 महीने में आप देख रहे हैं कि भारत की क्या क्या प्रतिबद्धताएं हैं, भारत किस किस पे
कौन कौन सी ऐसी संधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रीटी है जिसका सफलतापूर्वक जो है एक तरीके से पालन कर रहा है। बस यही कुछ बातें इसमें कर रही है कि क्या क्या जो है वह भारत की प्रतिबद्धताएं हैं। तो चाहे हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, चाहे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, हम यूएनएफसीसी के बाकी समझौतों की बात करें, तो इसमें जो भारत है वह शामिल है। ठीक है, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। अच्छा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किस वक्त की हस्ताक्षर, इंट्रोड्यूस कब हो रही है, कब भारत हस्ताक्षर कर रहा है। जब सही लगेगा तभी तो करेंगे, क्यों इतनी देर में हस्ताक्षर किए, समटाइम ये बातें मेंस का मुद्दा बन जाती हैं। तो ये बात आपसे एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट एक एक्सपेक्टेशंस जो है वह सेट होती है कि आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रीटी को इस समझौता या संधि पर सिग्नेटरी मेंबर होने या सिग्नेचर ना करने के क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या इसके रीजन है। 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल है ना, जो कि 1987 की बात है, तब करता है। इसका अनुमोदन किया भारत, चीन, अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। क्यों दी गई? बिकॉज ऑफ औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के मामले में कुछ खास इसका योगदान नहीं था। भारत ने एक बार एक पक्ष रखा था इस सम्मेलन में कि चूंकि नाम मात्र का एक नॉमिनल सा जो योगदान है वह विकासशील देशों का है, इसलिए विकसित देश जो भी बाध्यताएं लगाएं सोच समझ के लगाएं, या बाध्यताओं का पालन विकासशील देशों के द्वारा नहीं किया जाएगा। औद्योगिकरण के दौर में मौजूदा ताप वृद्धि जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने यह ध्यान दिया, अब देखो आलोचक भी थे जिन्होंने कहा कि विकासशील देशों सहित भारत और चाइना तो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसका उत्सर्जन भी करेंगे और अगली कतार में नजर आएंगे ये विकसित देश की, इसलिए इन पर भी जो चीजें हैं वे इंपोज की जाए। 2005 में जून में ग्रुप 8 जो G8 है इसकी जब मीटिंग हुई तब भारत ने कहा कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर बहुत कम है या फिर नाम मात्र है, इसलिए साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि जो उत्सर्जन दर है उसमें कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। आया समझ में? तो ये भारत का पक्ष है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भी करंट में आप देखते हैं कि क्या क्या कुछ पॉइंट्स इसमें लिखवा देती हूं, है ना। पर्यावरण के मामले पर भारत का क्या पक्ष है, कुछ इंसाइट्स आपको मेंस के आंसर के लिए मिल जाएंगे। करंट अफेयर की चीजें आपको ऐड करनी है, ध्यान रखना। पर्यावरण के अब जरूरी नहीं है हर पैरा आपको अपडेट मिल जाए बच्चों एनसीईआरटी में, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो 9th और 10th का बच्चा वो यूपीएससी नहीं दे रहा, आप दे रहे हो। आपको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। डिमांड क्या है कि करंट अफेयर आपका बेसिक तो है, बेसिक है वो बहुत ज़रूरी है, बेसिक को नहीं स्किप करना है, जंप नहीं लगाना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से जंप लगाओगे तो बहुत लंबा जंप होगा आपका। फिर तो आपकी क्या ड्यूटी है कि आप उस कंटेंट को अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है वह पढ़े, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़े, है ना। बदलना होगा आपको। सो पर्यावरण के मामले पर करंट अफेयर देख लीजिएगा। भारत का पक्ष, अच्छा आप सभी कमेंट करके इस बात को जरूर बताइएगा जिन बच्चों ने ये लाइन सुनी है कि आप अभी अगर 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने कितना जो है वह अब तक पढ़ लिया है और आपको कितनी हेल्प मिली है बुनियाद बैच से, जो भी आपने चाहे यूपीएससी वाला मेन चैनल पर देखे हो या फाउंडेशन पर देखी है क्लासेस या हिंदी वाले पे देखी है। तो बुनियाद बैच में आप और किस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी है, अगर आपको लग रहा है कि कोई वन शॉट टाइप की वीडियोस आए या क्वेश्चंस के थ्रू हम करें या फिर टेस्ट हम लें कभी सडन, तो आप उस तरह से भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो आपके क्या विचार हैं ज़रूर बताएं कमेंट करके, है ना। अगर आपने इस लाइन को सुना है तो ज़रूर लिखें, क्योंकि बच्चे हो सकता है मुझे लगा स्किप करके देखते होंगे या फिर बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि एकदम पूरा शांति से पूरा जो लेक्चर है वह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं। उस बेनिफिट तो उसी बच्चे को मिलेगा, है ना। सो पर्यावरण के मामले पर भारत का अगर हम पक्ष की बात करें तो इसका एक पक्ष तो हमने देख लिया कि क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। कब किया? 2002 में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने देखा कि भारत का तर्क क्या है। तर्क ये है
कि विकसित देश जो उत्सर्जन है वह ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू विकासशील, इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी होगी कंपेयर टू विकासशील देश। आया समझ में? तो पर्यावरण के मामले पर यह भारत का पक्ष है। तो यहां पर यूएनएफसीसी में भारत ने क्या तर्क दिया? यूएनएफसीसी क्या है? और यहां पर भारत ने तर्क दिया कि विकासशील देशों की अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक व सामाजिक विकास है। विकासशील देशों की बहुत ज्यादा नीड है कि वह आर्थिक और सामाजिक विकास करें। विकासशील देशों की अपरिहार्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे टाला ना जा सके। अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक व सामाजिक विकास है। आर्थिक व सामाजिक विकास है। ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे कि इंडिया क्या क्या प्रयास कर रहा है बच्चों, ये करना प्लीज आपका काम है। और इसको जो भी बच्चा सुने इस बात को कमेंट करके जरूर बताना है कि अभी 1 साल की अगर हम बात करें, भारत ने क्या लक्ष्य रखे कि वह पर्यावरण को लेकर कितना संवेदनशील है। और नेशनल स्तर पर हमने जो भी पॉलिसीज बनाई, जैसे कि आप एक उदाहरण ये ले सकते हैं कि दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पहले ईंधन आधारित बस, जो फ्यूल तेल या डीजल आधारित बस यूज की जाती है तो उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब इलेक्ट्रिक आधारित अगर बस यूज हो रही है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा यूज है तो इससे पोल्यूशन कम होगा। तो ये एक वन ऑफ देम, एक कह सकते हैं कि एक नीति जो है वह हो सकती है जिसको आप एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट डालते हो। तो भारत ने क्या किया है तो हम देखेंगे, चाहे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी हो, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, और इसमें स्वच्छ ईंधन को, क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल को अनिवार्य कर दिया। क्लीन फ्यूल, स्वच्छ ईंधन की अनिवार्यता, रीनेबल एनर्जी का उपयोग, बायोडीजल मिशन। तो यहां पर यह कहा गया, ठीक है, कि विकसित देशों को देखो, चूंकि विकसित देशों के पास प्रौद्योगिकी है तो जो विकसित देश हैं वह प्रौद्योगिकी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, बेसिकली स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्लस वित्तीय संसाधन जो है वह किसे मुहैया कराए? विकासशील देशों को मुहैया कराए, विकासशील देशों को प्रदान करें या मुहैया कराएं, है ना। तो ये विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए खुद भी प्रयास करें और ये प्रौद्योगिकी जो है वह विकासशील देशों को भी दे। अब कार्बन क्रेडिट इसी से जुड़ा हुआ है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप कार्बन क्रेडिट जो है वह देख सकते हैं ना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कार्बन क्रेडिट का। और कार्बन क्रेडिट के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, मेंस का एंड प्रीलिम्स का। अब यही अगर आप नहीं देखोगे, यही अगर आप करंट अफेयर में जो चीजें होती है अगर आपने इनको ठीक तरीके से नहीं प्रिपेयर किया तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो जाएगा, मेंस का भी क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पर्यावरण एक या अनेक। पर्यावरण एक या अनेक, पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। देखो, विश्व में कहीं ना कहीं सभी देशों ने इस चीजों को लेके या फिर एक कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो चाहे चिपको आंदोलन हो, बांध को, है ना, नदियों को बचाना हो, तो इस तरह के आंदोलन चलते रहे। तो पर्यावरण आंदोलन हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की पुष्टि की गई, इस बात की जरूरत महसूस की गई कि हम सब एक साथ अपनी जो साझी संपदा है उसको बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए जो प्रयास है वह किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास है वह किए गए और ये प्रयास किससे संबंधित थे? पर्यावरण आंदोलन से, ये एनवायरनमेंट को बचाने से संबंधित थे। तो पर्यावरण
संरक्षण से संबंधित जो प्रयास हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विभिन्न देशों के स्तर पर किए गए। विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण आंदोलन हुए। सक्रिय, निष्क्रिय नहीं, मतलब सक्रिय जो पर्यावरण आंदोलन है वह हुए। और ये जो सामाजिक चेतना होती है ना आंदोलन की, सामाजिक रूप से मतलब शुरू हुए लेकिन ये राजनीतिक रूप तो ले ही लेते हैं। तो ये जो सामाजिक चेतना है ये राजनीतिक चेतना बनी और इसके साथ ही विश्व स्तर पर ये मुद्दा उठा, ये राजनीतिक रूप इसने ले लिया। एंड हम देखेंगे कि तीसरी दुनिया के जो देश है, मतलब जिन्हें अविकसित, कम विकसित, अल्प विकसित देश भी हम कह रहे हैं, विकासशील देश भी कह लो, ये सब देश की जो देखो पहले अलग श्रेणी थी, विकसित देश, अल्प विकसित देश, है ना, अविकसित देश, पहले ये सब श्रेणियां लगती, फिर अल्प विकसित या अविकसित देशों को ही विकासशील कहना जो है वे शुरू कर दिया। वही पॉजिटिव वाली बात हो गई कि जैसे कि हमने विकलांग को दिव्यांग कह दिया, है ना। तो ये जो शब्द है वो संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो प्रयास है वे किए गए। अब इसमें देखो एक ताकतवर उद्योग मैं आपको बताती हूँ, खनिज उद्योग। पृथ्वी के गर्भ से चीजों को निकालना, खनिज संसाधनों को निकालना, तेल, कोयला, पेट्रोलियम, जो भी चीजें हैं, तो खनिज उद्योग कैसा बड़ा ही ताकतवर उद्योग है। पृथ्वी पर जो संसाधन है वह बाहर निकाले जा रहे हैं, लेकिन खनिज उद्योग के परिणाम क्या है? ताकतवर भले हो पर खनिज उद्योग के परिणाम क्या है? तो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसमें लिख दो, नकारात्मक स्पेशली, जैसे कि पोल्यूशन, सब तो पोल्यूटेड हो रहा है, सब लिख दो, जल लिख दो, थल लिख दो, भूमि लिख दो, वायु लिख दो, है ना। तो ये सब जो है वह नेगेटिव रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और अगर इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है तो खनिज संसाधन और इस तरह के उद्योगों के प्रति आप देखेंगे कि कई तरह के जो आंदोलन है वह शुरू हुए, है ना। कई तरह के जो आंदोलन है वह क्या हुए, शुरू हुए। तो चाहे हम दक्षिणी देशों की, मैक्सिको है, चिली है, ब्राजील है, मलेशिया, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, अफ्रीका है, भारत है, कई तरह के इस तरह के जो आंदोलन है वह हुए। वन आंदोलन, वनों को बचाने के लिए आंदोलन हुए, क्योंकि हमारे लिए जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वह बहुत ज़रूरी है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो कई तरह के जो आंदोलन है वह हुए हैं। और यहाँ पर स्पेशली हम देखेंगे कि चाहे उत्तरी गोलार्ध के देश हो, दक्षिण गोलार्ध के देश हो, सब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कितना संसाधनों पर हम कब्जा कर ले, है ना, कितना हम संसाधनों पर कब्जा कर ले। अगर आपको देखो खनिज संसाधन लगाना है या फिर खनिज उद्योग लगाने हैं, तो आप वहां की सबसे पहले जो ग्रीन कवर उसको हटाओगे, पेड़ हटाओगे, तभी तो धरती जो है वह आप वहां से खनिज संसाधन निकालेंगे। तो वनों का ह्रास कितना ज्यादा होगा, और वहां से फिर बाढ़ है, बाकी मतलब बहुत से जो कंसिक्वेंसेस, बहुत से जो परिणाम है वह हो सकते हैं। तो खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध जो है वह होता है, क्योंकि इसके नकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि प्रदूषण। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे बच्चों कि फिलीपींस में एक जो कंपनी है उसका स्वदेश में ही विरोध हो रहा है। फिलीपींस एक कंपनी जो कि परमाणु ऊर्जा को बना रही है, बिकॉज ऑफ परमाणविक ऊर्जा जो एक नेगेटिव, इसका अगर यूज हो जाए या फिर इसके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस कहें वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से लेके ऐसा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। आप ही देखो, अगर हम फुकुशिमा और इस तरह के न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो उसका देश में ही विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों का विस्थापन होना पड़ेगा, उनकी आजीविका कहाँ जाएगी, अगर कोई दुर्घटना हो सकती है। आपने चेरनोबिल दुर्घटना सुनी है? यूपीएससी पूछता है केस स्टडी में, जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे, चेरनोबिल है, इस तरह की दुर्घटनाएं क्या है कि अगर एक छोटा सा भी कुछ मिस हैपनिंग होती है, जैसे कि आप भोपाल गैस त्रासदी बहुत छोटा था, बहुत छोटे लेवल पर था। आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में विश्व स्तर पर ये बातें हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है एक प्रयास था, इस बात को जानने का एक प्रयोग था कि अगर इस गैस का हम रिसाव करेंगे तो इसका जो कई तरह की इस तरह की थ्योरीज आती रहती है, पढ़ा करो थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह में, कुछ कुछ मैगजीन्स में, उसमें यह कहा गया था कि ये इस तरह के प्रयास है जो कि बिना किसी को बताए जो है वह किए गए, ताकि एक हथियार बनाया जा सके इनसे। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आप कोविड की बात करेंगे, कोरोना, क्या एक बायोलॉजिकल एक हथियार तैयार किया गया कि अगर हमें किसी देश की हम स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों को मारे तो जरूर थोड़ी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करें, एक वायरस भेजते हैं वहां पे। आप देखो चीन, जो ये मूवी बनी ना, एक मूवी थी बच्चों, आप देखिएगा, कोविड टाइप की एक मूवी है जिसमें पूरा तरीके से उसी चीज को पिक्चराइजेशन किया। कोविड के बहुत पहले वो मूवी आ चुकी थी, और उस मूवी के बाद जो है वह आपने कोविड-19 और सारी चीजें हम सबने झेली, पूरे विश्व में देखा इस चीज को। तो कहीं ना कहीं
इस तरह की जो चीजें हैं उन पे रोक लगाना एक नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाते, तो चाहे हमने खनिज उद्योग की बात की है ना, इसके अलावा हम कुछ आंदोलन देखो, बांध विरोधी भी हुए, नदी और वन को बचाने के लिए बांध विरोधी आंदोलन, भारत में भी इस तरह के आंदोलन, जैसे सरदार सरोवर डैम की हम बात करें तो उसकी ऊंचाई बढ़ाने को लेकर काफी विरोध होता है, क्योंकि अगर ऊंचाई बढ़ेगी, बांध की ऊंचाई बढ़ेगी, पानी ज्यादा भरेगा तो जो आसपास के वन और जो आसपास की कृषि भूमि है वह डूब जाएगी। आप उसके बदले किसी को बंजर भूमि दे भी दो, किसान को विस्थापन भी कर दो, तब भी वह क्या करेगा, उसको कृषि के अलावा कुछ आता ही नहीं था। तो बांध विरोधी आंदोलन जो है वह पूरे विश्व में। अच्छा, एक और मुद्दा शुरू हो जाता है बांधों से, जैसे कि मान लीजिए चाइना ने अभी बीच में एक करंट अफेयर में आप पढ़ते होंगे कि बांध एक उसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर बांध बना रहा है, तो उससे जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर आने लगा और भी कई तरह की समस्याएं। तो अगर मान लो कोई एक देश ऐसा कर ले, तब ये मुद्दा जो कहे वह कैसे एक विश्व राजनीति का मुद्दा हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पर्यावरण को लेकर हुई, कि ना केवल एक देश बल्कि पूरे विश्व में इस तरह की चीजें रही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, संसाधनों की भू राजनीति। संसाधनों की भू राजनीति, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, संसाधनों की भू राजनीति। अब इसमें क्या पढ़ोगे, इस पे हम ये पढ़ेंगे, देखो एक तो राजनीति और वो भी विश्व स्तर की, और वो भी संसाधनों को लेकर, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना हो या फिर कोई और ऐसा कंट्री हो जो कि किसी रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहे, या फिर अगर अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया या फिर अफ्रीका के कई देशों को बनाया, तो उसके पीछे रीजन था कि ये जो देश है ये सब कैसे है, खनिज संसाधन संपन्न है, प्राकृतिक चीजें इसमें बहुत हैं। अब उन्होंने क्या किया, भारत से कपास ब्रिटेन ले गए। तो यहां पर ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि इसके पीछे संसाधनों को लेकर जो विश्व में झगड़े हुए, अगर उपनिवेश बनाया गया कई देशों के द्वारा या विकसित देशों के द्वारा अफ्रीका एशिया के देशों को, उसके पीछे उसके वन ऑफ द एक जो रीजन था संसाधनों पर कब्जा, है ना। संसाधन अगर उनके पास ज़्यादा होंगे वह ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा विकास कर पाएंगे। तो ये जो उनकी इच्छा थी, इसने इंस्पायर किया कि कैसे वह अफ्रीका एशिया और इस तरह के जो और भी कंट्रीज़ हैं उसको क्या कर सकें, अपना गुलाम बना सकें, वहाँ से रिसोर्सेज ला सकें। तो ये उसके पीछे एक बड़ा रीज़न था। ठीक है, तो यहाँ पर संसाधनों की भू राजनीति क्या कहती है कि चाहे हम पानी को लेकर भी बड़े झगड़े हुए, तेल की तो भाई बात ही नहीं है, खाड़ी युद्ध पूरा आप जानते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे कि अब इराक सेकंड नंबर पे, सऊदी अरब तेल को लेके नंबर वन पे है ना, ज्यादा सबसे ज्यादा जहाँ कहाँ पे कच्चा तेल होता है। तो आप देखेंगे कि जो खाड़ी देश है, जो इस तरह के युद्ध है, ये सब किसको लेकर हुए, ये सब भू राजनीति का हिस्सा ही। तो जब संसाधनों को लेकर राजनीति हो गई, किस लेवल पे, भू मतलब विश्व राजनीति हो गई, विश्व का वह मुद्दा हो गया। क्या भारत के साथ हम देखें तो कितने देशों के साथ कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स है वह बनी रहती है, चाहे बाउंड्रीज को लेकर हो या फिर किसी चीज को। तो कहीं ना कहीं कब्जा किसका है, रिसोर्सेज का है। मुद्दा किसका है, रिसोर्सेज का है। मुद्दा किसका है, पानी को लेकर बंटवारा, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद नहीं है। सिंधु जल समझौता हमें क्यों करना पड़ा, या फिर अगर हम और भी समझौते की बात करें, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट जो था हमने उसको सॉल्व किया, 100वां संविधान संशोधन हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ ऐसे इशू रहे विश्व स्तर पर जिनके बीच में, और इवन एक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 1950 और 60 के दशक में पानी को लेकर इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में जो संघर्ष है वह हुआ, और ये यारमुक नदी जो है उसके पानी के बहाव को मोड़ने की जब कोशिश की गई थी। अच्छा देखो, और ना केवल ये मुद्दा विश्व राजनीति का है, अगर जैसे हम देखें तो दो राज्यों के भीतर भी ये मुद्दा आ जाता है। जैसे कि हम कावेरी विवाद की बात करें, कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है, कि कैसे जब एक नदी अपने बहाव की वजह से एक सागर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है, एक जो है उस पर डैम बना ले रहा है, दूसरे को पानी नहीं मिल रहा है, बस हो गई लड़ाई शुरू। तो यहाँ पर ना केवल तेल को लेकर, ना केवल कच्चे तेल को लेकर, पेट्रोलियम को लेकर विवाद है, पानी तक का विवाद है। तो यहाँ पर ये सारे मुद्दे संसाधनों की भू राजनीति हो गए। अब देखो बच्चों, संसाधनों की भू राजनीति के बारे में अगर मैं एक लाइन में कहूं, किसे, क्या, कब, कहां और कैसे हासिल हो,
इट्स ऑल अबाउट, इट इज अबाउट, इस शब्द को याद रखोगे ना पूरी पॉलिटिक्स को समझ जाओगे। हु गेट्स what, when, where and how, what, when, where and how, किसे, क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होगा, किसे, संसाधनों की भू राजनीति क्या है, किसे, किसे मतलब विश्व के देशों की बात हो रही है, किसे, कहां, क्या, किसे, क्या, कहां, कब और कैसे। कैसे हासिल होगा, कैसे हासिल होगा, यही संसाधनों की भू राजनीति है। यही क्या है, संसाधनों की भू राजनीति, ये अर्थ है इसका। सो इट इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम यूरोपीय देशों की बात करें तो जो यूरोपीय देशों का विश्वव्यापी प्रसार रहा, अगर आज ताकतवर देश जो वर्तमान में अगर वह ताकतवर बन पाए, उनके पीछे कारण था कि भारत जैसे संपन्न और समृद्ध राष्ट्र उनके उपनिवेश रहे, एक या दो नहीं, कई साल, कई 100 साल, और इस वजह से वो इतने संसाधन संपन्न हो जाए। आज भी आप देखेंगे कि वहाँ के जो म्यूजियम गैलरी और इंडिया के जो, जरा यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कितना जो संपदा है ना, सोने, चांदी, हीरे, जवाहर, बहुत से मतलब जो संपदा है वह आपको ब्रिटिश म्यूजियम और उन सब चीज़ों में ज़्यादा मिल जाएगी। यहाँ पे तो आपको बची खुची कुछ ही चीज़ें मिलेंगी। आप देखिए भारत सरकार कभी कोई मूर्ति या फिर कभी कुछ ऐसी चीज़ ले आती जो कि वहाँ के म्यूजियम में है, तो वो उसका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट माना जाता है कि हम अपने देश की संपदा को वापस ले आए। तो यहाँ पर देखो कि यूरोपीय देशों ने क्या किया, एक तरीके से विश्वव्यापी प्रसार किया। उसके पीछे वन ऑफ द रीजन जो था विश्वव्यापी प्रसार, केवल उन्हें व्हाइट मैन बर्डनशिप जो है वह थोड़ी इंपोज करनी थी। हिस्ट्री में आप पढ़ते व्हाइट मैन बर्डनशिप मतलब वह श्वेत नस्ल के हैं, वह गोरे लोग हैं और भगवान ने उन्हें चुना है कि वह विश्व में सभ्यता फैला और वो ये किसी भी कीमत पे कर सकते, चाहे आपको गुलाम क्यों ना बनाना पड़े। देखो कितनी अच्छी सोच है कि गुलाम बनाएंगे लेकिन आपको सभ्य बना के छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्रीज में कि किस तरीके से लोग कहते हैं, मतलब अंग्रेजों का ये मानना है कि भारतीय जो संस्कृति है, शिक्षा है, वो कुछ नहीं सिखाती सिवाय इसके कि आपको मक्कार बनाती है। और अगर आपको कर्मठ बनना है तो आपको किस तरह के चीजें पढ़ना पड़ेगा, जो पश्चिमी सभ्यता है ना। किसने कहा था ये कि यूरोप की अलमारी का एक खाना पूरे जो एशिया है या फिर इसके सभ्यता से, इसके एजुकेशन से बहुत ज्यादा क्षमतावान है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपीय देशों की हम बात करेंगे बच्चों कि विश्वव्यापी जो प्रसार रहा, इसका कारण क्या था, संसाधन, रिसोर्सेस। इसका कारण क्या था, संसाधनों की पहुंच। तो एक जो युद्ध हुआ ना पूरे विश्व में, उसके पीछे एक वन ऑफ द रीजन था संसाधन, कितने संसाधन ये इकट्ठे कर ले। दूसरा हम देखेंगे कि देखो कि पहले विश्व युद्ध के बाद जो सामरिक रूप से तेल है या फिर कच्चे तेल, पेट्रोलियम की बात हो रही है, तेल या फिर बाकी सबकी आपूर्ति का महत्व और पता चल गया कि कैसे युद्ध भी चलता रहे लेकिन हमें बाकी चीज़ों की आपूर्ति होती रहे। तो ऐसे में हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे इस तरह के देशों से संबंध हो, है ना। और देखो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध तो ठीक है, अब जब हम शीत युद्ध की बात करेंगे तो शीत युद्ध में भी इसका महत्व पता चला। शीत युद्ध में भी इसका महत्व पता चला कि जिसके पास जितने संसाधन होंगे उतना शक्ति संपन्न होगा। तो संसाधन से अगर वह शक्ति संपन्न राष्ट्र बन रहा है, संसाधन से अगर वह शक्ति संपन्न राष्ट्र, तो ऐसे में और भी ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने की नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये मुद्दा जो है वह रिसोर्सेज को लेकर जियोपॉलिटिक्स का था। इसके अलावा हम देखें बच्चों कि शीत युद्ध के दौरान स्पेशली जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे, उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाए कि किस तरीके से इनके लिए आपूर्ति होते रहे। और अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं सदी में अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड हो गई, तेल पर। अर्थव्यवस्था
तेल पर निर्भर हैं, विकास तेल पर निर्भर हो गया। और ऐसे में अब आप पेट्रोलियम और तेल पाने के लिए कुछ भी करेंगे, नहीं करेंगे, विभिन्न देशों के साथ समझौता और बाकी सब। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आप खाड़ी युद्ध जो है एक बड़ा ही एक देखते हैं विश्व स्तर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है, ठीक है, खाड़ी युद्ध। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पेट्रोलियम का इतिहास जो है वह बड़ा ही संघर्ष भरा रहा। पेट्रोलियम का इतिहास इतना आसान नहीं है। पेट्रोलियम का इतिहास, जैसे जिन देशों में खुद पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है, फिर वहां पे मौजूद है प्राकृतिक रूप से, वो देश खुद उनका दोहन नहीं कर पाते। अमेरिका और बाकी देशों के दबाव के कारण वो खुद अपने से समझौता नहीं कर पाते किसी देश के साथ, क्योंकि जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी उसके बाद वो बाकी देशों के साथ समझौता करने देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम इराक और बाकी कंट्रीज़ की बात करें, उनके बीच में एक युद्ध का एक कारण रहता है। आप कई तरह की एक ऑस्कर अवॉर्डेड मूवी है जिसका मुझे नाम नहीं आ रहा है अभी याद, उस मूवी में बताया गया कि किस तरीके से इवन अफ्रीका के, देखो अफ्रीका इतना ज़्यादा प्रचुर है बच्चों संसाधनों में, और कितना युद्ध का शिकार रहा, उस पर कितना दबाव रहा। अभी भी हम देखेंगे कि जो नाइगर जो मिलिट्री कूप हुआ था, नाइजर में जो सैन्य संघर्ष और सैन्य वो हुआ था, उसमें यूरोपीय देशों की कितनी ज़्यादा भूमिका रही सीधे तौर पर। तो यहाँ पर ये क्या है कि आप किसी के रिसोर्सेज पाने के लिए, वहाँ की जनता के लिए, और सारी चीज़ों को गुलाम आप बना रहे हैं अपने कब्जे में करने के लिए, तो ये रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है, तो भू राजनीति ही तो है। अब देखो जैसे कि हम खाड़ी क्षेत्र की बात करें, खाड़ी क्षेत्र में पूरे विश्व का अगर हम देखेंगे तो कुल तेल उत्पादन का 30% है, और कुल ज्ञात अगर हम तेल भंडारों की बात करें कि विश्व में जितना हमारे नॉलेज में है, ऐसा तो है नहीं कि आपने सारी जगह को चेक कर लिया कि अब नहीं, जितना अभी वर्तमान में जगह है उसके अलावा कहीं पे तेल है ही नहीं है, बट जो आपके नोन रिसोर्सेज है उसमें 64% जो हिस्सा है, 64% जो हिस्सा है वो इन देशों में मौजूद है। और ऐसे में हम कहते हैं कि जो ये खाड़ी क्षेत्र है, कौन कौन से देश आएंगे खाड़ी क्षेत्र में, ये एक खाड़ी क्षेत्र, खाड़ी युद्ध आपको पढ़ना है, लिख लिया करो टॉपिक। तो इसमें ये जो देश है ना, बेसिकली आप देखें उनका उतना विकास नहीं हुआ जितना इनके बदौलत बाकी पश्चिमी देशों का विकास हुआ। इसके पीछे भी तो राजनीति ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इकलौता ऐसा क्षेत्र है कि जब विश्व में तेल की मांग बढ़ेगी तो ये आपूर्ति कर देगा, और ऐसे में क्यों ना इस पे विकसित देश जो है वह अपना हित साधेंगे कि अगर उन्हें औद्योगिकरण करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इतना भर भर के वह कार्बन उत्सर्जन करें, तो चाहिए भी तो पेट्रोलियम उसके लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा केवल और केवल सऊदी अरब के पास है। सेकंड नंबर पर आता है इराक, फर्स्ट नंबर पे क्या है, सऊदी अरब, सेकंड नंबर पे आता है इराक, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अभी बाकी तो हम देखेंगे कि पूरी तरीके से इराक की बात करें तो अच्छे से अभी वहां पे जानकारी ही नहीं मिल पाई कि अगर हम देखें तो बेसिकली है कितना यहाँ पे तेल संसाधन मौजूद, तो सारी चीजें अभी रिसर्च नहीं की गई हैं, ठीक है। तो अच्छा, विश्व राजनीति में एक और मुद्दा, पानी। जल युद्ध शब्द उसके लिए गढ़ा गया। कौन सा शब्द, जल युद्ध, पानी को लेकर विवाद। तो ये भी तो संसाधन है, एक ऐसा संसाधन जिसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है ना। तो अगर हम विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध जो शब्द है इसको गढ़ दिया, और जो संसाधन है इसको लेकर केवल संघर्ष नहीं, हिंसक संघर्ष हुए, हिंसक संघर्ष, कई तरह के युद्ध हो गए पानी के लिए, जैसे कि 1950 और 60 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच जो संघर्ष है वह हुआ। और वहीं हम देखें कि बहुत से देशों के बीच में अगर नदियों का साझा होना तय है, तब ऐसे कोई देश डैम बना लिया, चाइना ने बना लिया तो भारत को प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर ये क्या है कि अगर इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बताते हैं। अब लास्ट और छोटा सा टॉपिक है कि देखो बच्चों, इन सब के कारण संसाधनों की भू राजनीति हो गई। अब देखो आपने इस छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि खनिज संसाधन के लिए आपको पता चला कि इस पहाड़ी एरिया पे जहाँ पे कोई 20-25 लोग या फिर 100 परिवारों का वो था, कोई एक कम्युनिटी रहती थी, आपने उसको, जैसे न्यामगिरी हिल्स की बात करें, आपने वहाँ से लोगों को हटा दिया, क्योंकि अब आपको इंटरनली पता चल गया कि वहाँ पे जो है कोई खनिज संसाधन है, अब कोई कंपनी उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। आप वहाँ से उन लोगों को हटा दोगे, नहीं हटाओगे, उनके रहते तो आप पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे आप किसी तरह का जो माइनिंग और सारा खनन कार्य है वह कर सकें। अब उनको हटाओगे तो उनका विस्थापन होगा, उनका लाइवलीहुड प्रभावित होगा। तो अब आखिर मूल जो निवासी थे उनके अधिकार का है। तो जो अगर हम इंडिजिनस ग्रुप पीपल की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे लोग मतलब जो बहुत दिनों से उस पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, ऐसे लोग जो बहुत दिनों से उस किसी पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं, है ना। लेकिन अब हुआ क्या कि अब देखो, जैसे कि आप भारत की समझे तो भारत के मूल निवासी हम हैं, तो ब्रिटेन से जो लोग आए दूसरी जाति के थे,
जाति दैट मीन्स हम नस्ल की बात कर ले, दूसरी जाति के थे, उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज के लिए हम पर कब्जा किया, रिसोर्सेज के लिए जो है वह गुलाम बनाया। तो ऐसे में क्या है कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया चल रही। तो जो मूल निवासी है वह अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने ट्रेडिशंस, अपने सामाजिक रीति रिवाज को फॉलो करना चाहता है, उन्हें पसंद करना चाहता है। लेकिन अब ये जो दूसरी जाति या नस्ल के लोग हैं वह उसको बदलने के पीछे पड़े रहते हैं। तो यहां पर ये भी एक विश्व में एक संसाधनों को लेकर भू राजनीतिक, अब संसाधन को लेकर ही आप उस पर्टिकुलर देश में आए हुए थे ना, और उस पर्टिकुलर देश में जब आप आओगे तो संसाधनों का दोहन करने के लिए आपको कुछ और परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे कि उपनिवेश बनाने का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, उपनिवेश का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश के दबाव में अपने यहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरीके का परिवर्तन खुद नहीं करना चाहता था, उसके दबदबे में कर बैठा। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन के दबदबा और ब्रिटेन के कारण भारत में परिवर्तन हो गया, उपनिवेश। तो उपनिवेश जहां पे परिवर्तन हो जाए, उपनिवेश जो गुलाम बना लो वो उपनिवेश, तो ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, ये कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उसके दबदबे में सारे परिवर्तन हो गए। तो यहाँ पर जो उसके मूल निवासी है उसकी संस्कृति खतरे में आएगी। तो ये मुद्दा हुआ जियोपॉलिटिक्स का, नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ। बट इसके मूल में तो कारण क्या था, संसाधन था। उन्हें संसाधन चाहिए थे, उन्हें पता था, एक आया था जिसने कि बता दिया कि भाई सोने की चिड़िया देश को कहा जाता है। अब ऐसे में पता चल गया, किसने कहा था, फर्डिनेंड ने, करेक्ट करना मुझे अगर मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर बताना कि आखिर ये जब चीज़ें छपी और ये जब विश्व में पहुँची हैं, तब कैसे यूरोपीय और आपके कंट्रीज जो हैं वे भारत पर आक्रमण करने लगे और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध, उसके पीछे कारण क्या था, रिसोर्सेज कारण था कि वो सोना चांदी, वो सोने की चिड़िया जब लूट के ले गए थे। कहा जाता है कि ब्रिटेन जब आए थे, प्लासी के बाद ही सब शायद 30 वर्ष में ही ऐसा अकाल पड़ा था कि पश्चिम बंगाल में लाखों लोग जो है वह काल के गाल में समा गए थे। जबकि पश्चिम बंगाल कहा जाता है कि उस वक्त विश्व निर्यात में शायद 20 या 30% की हिस्सेदारी रहा करती थी उसकी। तो इतना रिच एरिया था और वहाँ पे आपने अकाल पड़वा दिया, वो भी ऐसा वैसा नहीं, ठीक ठाक दुर्भिक्ष अकाल उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या था बच्चों की, जब आप, इनके भी तो अधिकार है, तो विश्व स्तर पर ये बात तय की जाती है, विश्व स्तर पर ये मुद्दा इसलिए उठता है। तो जैसे कि आप भारत के मूलवासी की बात करें तो जो अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर जो आदिवासियों के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है, या फिर कुछ घुमंतु जनजातियों को छोड़ दे तो जो लोग वनों में रह रहे हैं उनके वन के संबंध में अधिकार है। भारत सरकार ने भी जो वन अधिकार अधिनियम आप 2005 देखेंगे, उसके पास संशोधन देखेंगे, उन सभी में इस बात, यूपीएससी ने इसको पूछा भी है, इन सभी में उस वहां के जो मूल निवासी थे, जो वनों के साथ जीते आए, रहते आए, जो आदिवासी, जो ट्राइबल्स है, उनके अधिकार दिए गए कि उन्हें वनों से लकड़ी इकट्ठा करने, शहद इकट्ठा करने, उसको बेचने का अधिकार है। ये सारी चीजें क्या है, मूल निवासियों के अधिकारों की ही तो बात हो गई। आया समझ में? तो यूएन 1992 में इसकी परिभाषा देता है, यूएन 1992 में परिभाषा देता है, ठीक है, मूल निवासी की। और इसमें कहता है कि मूल निवासी मतलब ये लोग, मूलवासी जो किसी एक जगह पर रहते आए हैं, ठीक है, और इन्हें खतरा है, भूमि की हानि हो रही है, आर्थिक संसाधनों की हानि हो रही है। इनका मूल खतरा क्या है, भूमि की हानि, आर्थिक संसाधनों की हानि, इनकी आजीविका का चल जाना, लाइवलीहुड का चल जाना, प्रॉपरली उनको डिस्प्लेस, फोर्सफुली वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाना, हटा दिया जाना बलपूर्वक, जीवन ही पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे संविधान में संवैधानिक रूप से जो सुरक्षा है वह इनके लिए दी गई है, ठीक है, संवैधानिक रूप से इनके जो अधिकार हैं वह दिए गए हैं। तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रश्नावली आपको करना है। एक बार मैं मेंस के क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए, बताइए कि कैसे एजेंडा 21 जो है वह अस्तित्व में आया, इंट्रोड्यूस हुआ। एजेंडा 21 कैसे डेवलपमेंट से जुड़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास नहीं, सतत विकास, ऐसा विकास जो कि टिकाऊ हो, है ना। सो विश्व की साझी विरासत क्या है, साझी विरासत कॉमन ग्लोबल, एंड दैट मीन्स कि किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। जैसे कि एक साझा परिवार में एक हमारा जब कह सकते हैं तो उस परिवार, एक साझा परिवार में किसी एक का कोई हिस्सा नहीं हो सकता। तो यही साझी विरासत है कि विश्व में अगर हम देखें तो चाहे अंटार्कटिक का हो, पर्यावरण को लेकर हो, ओजोन लेयर की बात करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें कैसी है, वायुमंडल, ये सारी चीजें ऐसी जिस पर एक का अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है, सभी की जिम्मेदारियां भी होंगी। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, बस वही आपको बताना है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। और इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बताना है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का, कि अगर ग्लोबल नॉर्थ ऐसे विकसित और अमीर देश जो कि ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, इन सभी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वह
का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस बात को स्वीकार भी किया गया। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में विभिन्न क्षेत्रों के प्राथमिक सरोकार के। अगर इन पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप मेंस में आपको एक वन नाइट में जो आंसर है वह आ जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोग पालते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं एग्जाम में जाएंगे और लिख लेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं कर पाओगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऐसा कहा जाता है। थोड़ा सा चीज कर ले, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना इम्प्रूवमेंट होगा, तब परफेक्ट बनोगे। तो जितनी प्रैक्टिस उतना इम्प्रूवमेंट, जितनी प्रैक्टिस उतना इम्प्रूवमेंट। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी कीजिए। प्रैक्टिस का एक सोर्स आपके सामने लिखा ये है कि जितने भी मैंने आपको बताए हुए हैं, कई बार मैं आपको बताती हूँ, क्लास से ज़्यादा फोकस उस बात पे किया करो कि सेल्फ स्टडी कैसे करोगे। जब ये क्लास नहीं देख रहे होते तब क्या कर रहे होते, वो चीज़ आपको आईएएस बनाएगी, वो चीज़ आपका यूपीएससी क्लियर करेगी। ये सोच लोगे बैठ के कि नहीं भाई किसी भी टीचर ने पढ़ा दिया, मैं नहीं, संसार का कोई टीचर, कोई आपको पढ़ा दिया और आपने बस उसी चीज़ को आखिरी सत्य मान लिया, इसका मतलब आपका यूपीएससी नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। सेल्फ स्टडी, खुद से रिसर्च करो चीज़ों को। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन होता है वो खुद से करते हैं ये सारी चीज़ें, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उनको पता होता है मैंने कितना सिलेबस कवर कर लिया, कितना नहीं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता, मतलब आप वन ऑफ देम नहीं हो, उन बच्चों में से नहीं हो जो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर बनना है तब आपको ये काम करना होगा। जो अभ्यास ये सारी चीज़ें दी रहती है, ऐसे ही नहीं इसके आगे अभ्यास लिखा रहता है, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेन मोटिव यही है मेरा कि मैं आपको समझा सकूँ इस बात को। पृथ्वी को बचाने के लिए क्या जरूरी है कि विभिन्न देशों की सुलह सहकार की नीति को अपनाए, पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी, और याद रखना ग्लोबल साउथ तैयार करो। व्हाट इज ग्लोबल साउथ और भारत, ग्लोबल साउथ और भारत, ठीक है। और ये रहा टेलीग्राम लिंक, आपको बच्चों ये पीडीएफ इस पे मिल जाएगी। और अब होगी इसकी लास्ट क्लास, और इस लास्ट क्लास के बाद शुरू होगा लक्ष्मीकांत। लास्ट क्लास इज वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। याद रखना सीधे मेंस में लिखा हुआ है ये टॉपिक, तो ग्लोबलाइजेशन को जो भी क्वेश्चंस लेकर आए, जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने अब तक पूछा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, थोड़ा सा सीरियस रहो अपने लक्ष्य के लिए। कहते हैं कि अगर आपने सैक्रिफाइस नहीं किया अपने एम के लिए, कुछ छोटी छोटी सी खुशियों को, तो आपको अपना लक्ष्य ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरी है इसके लिए आपको कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहे, आप हार्डवर्क करें, कंटिन्यू जो प्रैक्टिस है वह करते रहें। प्रैक्टिस का बड़ा रोल होता है यूपीएससी में। तो यूपीएससी एक स्प्रिंट तो है नहीं, जो कि मैंने कई बार आपसे कहा है ना, इट्स अ मैराथन कि आप साल भर कितना कंटिन्यूटी के साथ जो है वह कर पाते हैं। अगर आपने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं की, एक दिन पढ़ाई करी 4 दिन छोड़ दी, आप खुद निकाल लो इस अनुपात को कि 365 दिन में आपने केवल 5वें हिस्से पे पढ़ाई करी है। केवल अगर आप 300 में से ये सोचोगे कि बस 60-70 दिन की पढ़ाई में निकाल लो, तो बहुत बड़ी मुश्किल है आपकी। इतना तो केवल प्रैक्टिस के लिए समय लग जाएगा, रिवीजन के लिए समय था ये जो आपने पूरी पढ़ाई करी है साल भर। तो पूरे साल भर का आउटपुट निकालो कि कितना पढ़ रहे हो। और जो भी बच्चे जो स्पेशली मैं कहूँगी जो ग्रेजुएशन में है, वो बिल्कुल भी उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो स्किप करें, क्योंकि ये अगर आपका बेस मजबूत हो गया इन क्लासेस से, है ना, तब आप बहुत आसानी से करंट अफेयर को समझ जाएंगे। बहुत आसानी से आप एक जो एक लिंक होता है आपका स्टैटिक पोर्शन और जो करंट अफेयर पोर्शन, उसके बीच में समझ जाओगे। यूपीएससी का आंसर राइटिंग का तरीका आएगा। तो वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को समझा करो, देखा। हर एक क्लास में ये नहीं होता कि आप लोग बहुत छोटी क्लास के तो है नहीं, हर एक बच्चे का अपना ओन सेंस है, अपना आप अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं, अपने हिसाब से आपकी वो थिंकिंग है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। कोई कुछ भी कहे मुझे तो बिल्कुल भी वो नहीं बदल पाएगा। तो अगर आपने ये सोच रखा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स देखती हूँ, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब पढ़ोगे ना, या फिर 1 या 2 महीने खुद से सेल्फ स्टडी करोगे ना इन क्लासेस के बिहाफ पे, तो अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। बट ये सोचना कि नहीं कुछ नहीं करना है, केवल एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो सॉरी, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसी कोई वन लाइनर। हाँ, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरा आपका यूपीएससी हो जाएगा। वो कॉन्टिन्यूटी से खुद अपने आप आ जाती है चीज़ें। तो इस चीज़ को परेशान होना कि एक सिंगल स्ट्रैटेजी, एक सिंगल बुक, एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ये नहीं है, ऐसा यूपीएससी में नहीं है। तो जब खुद को साधोगे, चीज़ों को करोगे, तब जाके आप यूपीएससी को क्रैक कर पाओगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।